देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का सिंघवी साहब किसे मानते हैं? बेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष अब तक का किसे मानते हैं? देश का सबसे बड़ा वकील किसे मानते हैं? कांग्रेस इस बार कितनी सीटें जीतेगी लोकसभा चुनाव में सिंघवी जी? राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? 370 हटाने पर आपकी क्या राय है कश्मीर से? राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है? अब तो बन के तैयार हो गया है। आपको वास्तव में कह रहा हूँ, मेरा सबसे फेवरेट कलर भगवा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका कुछ राय है? आरएसएस संघ के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे याद है एक बार आपने संघ अपना बैन आरएसएस एक चला था, आपने कहा था कोई बैन वैन नहीं होना चाहिए आरएसएस। सिंघवी साहब एक केस की कितनी फीस लेते हैं? सबसे हाईएस्ट इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ मैं कई दशकों से। नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे सिंघवी? आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक, 3 बार के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी का लीगल ब्रेन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और भी बहुत सारे परिचय हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का चेहरा ही काफ़ी है। बहुत स्वागत चाय वाला इंटरव्यू में सिंघवी जी आपका। थैंक यू। अब मैं परिचय देते हुए भी कंफ्यूज हो रहा था कि मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं। आपको अंदर से क्या ज़्यादा महसूस होता है? एक वकील ज़्यादा फील होता है या एक राजनेता ज़्यादा फील होता है? मैं शुरू से सोचता रहा हूँ, कई वर्षों से, कई दशकों से, एक शब्द है अंग्रेजी में मल्टीटास्किंग। हाँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मल्टीटास्किंग इज़ द जॉय ऑफ माई लाइफ, इट इज़ ऑल्सो द बेन ऑफ माई लाइफ। मुझे उसने बहुत सिखाया है, बहुत नई चीज़ें, नए आयाम मैंने देखे हैं, और साथ साथ बड़ा सिरदर्द भी होता है क्योंकि समय का अभाव और विस्तृत चीज़ें एक साथ करना बहुत डिमांडिंग है दोनों चीज़ें। मेरा सौभाग्य रहा है। मैं मानता हूँ कि मैं एक प्रकार से इनसाइडर आउटसाइडर कह लीजिए, आउटसाइडर इनसाइडर कह लीजिए, तीनों भागों, तीनों अंगों में रहा हूँ। न्यायपालिका, कार्यपालिका में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से, ठीक है, और विधायिका में, और इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के कई और आयाम जो होते हैं। तो इसलिए एक ये अनूठा 360 डिग्रीज का एक अनुभव जो होता है वो अच्छा मानता हूँ मैं। लेकिन एक बात तो है, भी दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 10-8 घंटे सोने आराम करने के होते हैं, तो बाकी समय में ये सब चीज़ें करने में कई बार दुविधा भी होती है, सरदर्द भी होता है। लेकिन अब मैं उस स्टेज पे पहुंच गया जहाँ जो हो जाता है मैं संतुष्ट रहता हूँ, अच्छा हुआ, हो गया। और जो नहीं हो पाता है उसके लिए जो मैं पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाता था मानसिक, वो मैंने बंद कर। तो ज़्यादा इंजॉय क्या करते हैं आप? वकालत ज़्यादा इंजॉय करते हैं या पॉलिटिक्स? अगर आप ये कहें कि सबसे पहला मेरा प्रेम तो वकालत रहा है, वकालत, और सबसे लंबा भी वो रहा है, क्योंकि मैं राजनीति में बाद में आया 2099 या 2000 के आसपास। तो तब तक तो पूरी वकालत थी सिर्फ, और उसके बाद भी मुझे आज तक जो आनंद आता है वकालत में, वो एक अनूठा आनंद है, और वो छोटी छोटी चीज़ों में आता है, इसलिए अच्छा रहता है। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा वकालत में घुसे हुए होने के बावजूद कम से कम 40% के लगभग समय अपना पब्लिक कार्यों में देता हूँ। मैं राजनीति शब्द मुझे पसंद नहीं है, आई लाइक टू से पब्लिक अफेयर्स और पब्लिक इश्यूज, सार्वजनिक जीवन। हाँ, वो ऑफकोर्स राजनीति है। हाँ। कांग्रेस की तरफ से राजनीति है। हाँ। तो लगभग 35 से 40% समय उसमें निकलता है मेरा। ओके, मैं यही पूछना चाह रहा था। अलग अलग तरीके हैं, और उसको भी मेरे को बहुत, उसमें एक अलग अनुभव होता है। हाँ। मैंने आपको मैं बताऊँ, एक बड़ी रोचक बात है मानव जी। मैंने एक बार उदाहरण दिया कि अब तो मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, जबकि दिन प्रतिदिन की दिनचर्या थी, अब तो कम हो गया है बहुत। सुबह उठ के जब कोर्ट निकलते हो आप, तो लगभग 10:30 से 1 बजे के समय के बीच में आप भाग दौड़ कर रहे हो, कोर्ट से कोर्ट, कचहरी से कचहरी। वहाँ की जो शैली है, वहाँ की जो एक पूरा मानचित्र है, वो है प्रिसाइज, माय लॉर्ड्स, स्पष्ट, पेज सो एंड सो, वॉल्यूम सो एंड सो, लॉजिक पे आधारित, इत्यादि इत्यादि, थोड़ा सूखा। मैंने उसकी कई बार बाद 12:30 बजे गाड़ी में बैठ के भागा हूँ मैं संसद, 1 बजे भागा हूँ संसद, गाड़ी में अपनी जैकेट बदलता हूँ, और वहाँ जाके मैंने दसों का लगभग 12 वर्ष तक डिबेट ओपन किया है। जैसा आप जानते हैं, कोर्ट में याचक शुरू करता है, संसद में विपक्ष शुरू करता है, रिस्पोंडेंट शुरू करता है। तो मैंने 2006 से लगभग 12-13 तक हर महत्वपूर्ण डिबेट खोला है, सीधा कोर्ट से जाके। अब अगर आप उसी सब्जेक्ट को ले, उसी विषय को ले जो मैंने कोर्ट में किया है, और एक
तर्क के आधार पे उसी विषय को आप ले जाएं संसद में, तो उसी विषय की शैली 1 घंटे बाद एकदम एक अलग होती है, बोलने का स्टाइल, लीगल और पॉलिटिकल, और उसकी जो एक कैनवस है, उसकी जो विस्तृतपना है। और उसके बाद मैंने उसी दिन वापस कोर्ट जाके कुछ काम किया दोपहर में, और 4 बजे राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से, जब अगर आप आधार के एक तर्क के हिसाब से माने, उसी विषय को लीजिए, तो आप लोगों के सामने बैठने का मतलब है गागर में सागर करने का प्रयत्न करो। मैं कहता था मजाक में कि नोबेल प्राइज़ फॉर मिनिचराइजेशन करते हैं कि आप चाहते हैं कि वही विस्तृत जो एक रिटोरिकल जो एक भाषण है संसद में, और जो एक बड़ा स्पष्ट और प्रिसाइज और सूखा और लॉजिकल भाषण है सुबह कोर्ट में, उसको गागर में सागर में बांधना 2 लाइन में, 6 लाइन में, 10 लाइन में, वो तीसरा एक अनुभव है उसी दिन। और करीब करीब 5-6 बार, ये तो मैं कहूँगा सिर्फ 1% है, बाकी सब तो हर दिन होता था 6 से 12 के बीच में, लेकिन 1% इसमें कभी कभी चौथा होता था उसी दिन, कि अगर आप दिल्ली से ड्राइव करें मेरठ में और रैली एड्रेस करें हिंदी में। मैंने की है कई बार, जो आसपास, एक दिन में आप 4 चीज़ नहीं कर सकते, रैली तो कम ही की होंगी आप। वो भी की हैं, कई बार की है, लेकिन मैं दिल्ली वाली बात कर रहा हूँ, दिल्ली के आसपास। तो उसकी एक चौथी शैली है। ये स्टाइल जो है एक ही विषय का, एक ही सब्जेक्ट का विभिन्न इतना हो सकता है कि कितना बड़ा लर्निंग कम मारी है, कितना चारों में अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। कोर्ट में अलग मुद्दा लगा हुआ है, पार्लियामेंट में अलग लगा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुद्दे पे वही होता है। आमतौर पे तो वही होता है। मैं तो आपको सिर्फ ये उदाहरण दिया कि एक ही विषय मानिए, जिससे आपको मालूम पड़े कि एक ही विषय में शैली कितनी, मैं वही कह रहा हूँ, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। टॉपिक्स तो एकदम अलग अलग होते हैं। तो कितनी तैयारी करते हैं फिर आप? अब तो देखिए, शुरू में तो बहुत घबराहट भी होती थी, तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती थी। अब जैसे जैसे समय निकल गया तो अब तो हम लोग भी थोड़ा काम चला लेते हैं कम तैयारी से। लेकिन बिल्कुल आपको देखिए, इन चीज़ों में एक कहावत है, मेरे साथ बहुत अरसे तक हम बहुत निकट थे, जयपाल रेड्डी, जिनको एक प्रकार से भीष्म पितामह माना गया है प्रवक्ताओं का। वो यूनाइटेड फ्रंट के चीफ प्रवक्ता तब से थे। वो और हम साथ साथ स्पोक्स पर्सन थे कई अर्सों के लिए। तो इसमें ज़रूरी तैयारी की इसलिए आवश्यकता है कि आप 10 में से 9 बार छक्का लगाएंगे तो कोई नोटिस नहीं करता है, और आप एक बार ताली नहीं करते मानव गुप्ता की हैसियत से। लेकिन अगर एक बार सेल्फ गोल हो गया, हिट विकेट हो गया, तो आप चढ़ जाते हैं सब। तो इसलिए ये एक अजीब सा एक है। आजकल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलने पर पुलिस केस हो जाता है, अरेस्ट हो जाते हैं। पवन खेड़ा के केस में हुआ था ये बात आप एक्चुअली जो कह रहे हैं, ये आप तो खैर मजाक में कह रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा गंभीर है। पहली बार मैंने अनुभव किया पिछले कुछ वर्षों से। मैं कभी सोचता भी नहीं इस तरह से, क्योंकि मैं बड़ा एक फ्री स्पिरिट में बहुत विश्वास करता हूँ। जब तक आप किसी की मानहानि, किसी एक मनभेद से न करें, किसी एक बहुत द्वेष की भावना से न करें, तब तक आपको एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आजकल मुझे खुद को ध्यान रखना पड़ता है बोलने से पहले, बोलने और ट्वीट करने से पहले, जो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से अगर आप किसी और देश में जहाँ की वही स्वतंत्रता है फ्री स्पीच की, उसके आयाम देखें, उसकी सीमाएं देखें, तो आपको अचंभा होगा। अमेरिका में अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप ट्वीट करें और बोले और उसके आधार पर कोई केस हो। तो यहाँ क्यों हो गया? यहाँ क्यों हो गया ऐसा? कुछ तो कानून का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक अलग कानून का आयाम डाला है कि आपको मानहानि कर सकते हो, लेकिन मानहानि तभी मानी जाएगी जब एडिशनली, जो भारत में नहीं है, द्वेष सिद्ध हो, प्रमाणित हो। यहाँ द्वेष की कंडीशन नहीं है, जो कि इंग्लैंड में भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा वहाँ रोबस्टनेस है। आप देखते हैं हर दिन ट्रम्प क्या कहता है। अगर आप उस पर कानूनी रूप से करना शुरू करेंगे तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा सीमा है। वो तो न्यायपालिका के भी विरुद्ध और चीज़ों के भी विरुद्ध, जिसको मैं वो नहीं करता हूँ समर्थन। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, आप इस स्पेस को सिमटा रहे हैं द्वेष की भावना से। ये बहुत गलत और गंदी चीज़ है गणतंत्र के लिए। मैं कई बार सोचता हूँ सिंघवी जी, कांग्रेस पार्टी के जितने भी कानूनी मसले होते हैं, जितनी भी कानूनी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी से बड़ी हो, सेंसिटिव से सेंसिटिव हो, सब जगह अभिषेक मनु सिंघवी को ही क्यों याद किया जाता है? ये आपका अच्छापन है, आप ऐसे मेरे को नहीं, फैक्ट है ये तो। ऐसी बात नहीं है। मेरे को इन आप होंगे या कपिल सिब्बल होंगे, मेरे को इन मामलों में कोई इल्यूजन नहीं है कि जीवन में, राजनीति में खासतौर से, और भी कहीं कोई वैक्यूम नहीं होता और न कोई इंडिस्पेंसिबल होता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस में ही नहीं, अब तो बहुत अरसा हो गया, बट जिसको आप इंडिया अलायंस कहते हैं, उसके कई और ऐसे हिस्से, ज़रूरी नहीं कि ऑपोजिशन पार्टी का कोई बहुत ही अच्छा संबंध हो कांग्रेस से, ये भी ज़रूरी आवश्यक नहीं है। उन्होंने मुझे एक प्रोफेशनल इज्जत
और मान सम्मान जो दिया है, कई आप जानते हैं पार्टियों के नाम, हाँ, मैं और उसमें बता मैं 4-5 और नाम भी दे सत्येंद्र सकता हूं। जैन हैं, हाँ, फिर कई उद्धव हैं। ठाकरे हैं। तो ये मैं समझता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो संकीर्ण दायरे और दीवारें बना रखी हैं आज तक राजनीति में, मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ इससे। मैं हमेशा 60s सोचता हूँ, जब मेरे फादर गए थे राजनीति में, उसमें ये संकीर्ण दायरे नहीं थे, ये होना चाहिए। यू आर बीइंग मॉडेस्ट। एक ज़माने में बताऊँ आपको, ये खर होने का सवाल ही नहीं उठता, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है अगर मैं किसी प्रोफेशनल तर्क के आधार पे एडवांटेज के लिए खड़ा हो जाऊँ। मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज ये संभव नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि- पहले भी आपने कहाँ बीजेपी वालों के लिए कोई केस किया है? पहले पहले किए हैं मैंने, बहुत पहले। जैसे आप नहीं जानते, कोई एक अनोनिमस सांसद हो, कोई एमएलए हो, उसका कोई केस हो। हाँ, ये बात सही है, जहाँ सीधा उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है कांग्रेस के साथ, तो वहाँ अपने आप में नहीं लूँगा। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है ना। आज अगर किसी ऐसे का ले, तो सिर्फ इस नाम से कि आप बीजेपी के हो। हाँ। अरे भाई, बीजेपी वाले का, अगर मैं तो मजाक में कहता हूँ, अगर आपके दांत में दर्द है, हाँ। तो आप अच्छा डेंटिस्ट ढूंढेंगे या देखेंगे, चेक करेंगे डेंटिस्ट बीजेपी का है कांग्रेस का है? सही बात है। तो ये देखिए, मैं इसको एब्सोल्यूट रूप में नहीं कह रहा हूँ, ये हर चीज़ में ये लागू नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक ये सीमाएं बदल गई हैं, मेरे खुद के जीवन में बदल गई। वैसे आते हैं बीजेपी वाले आपके पास कभी? बहुत बार आते थे। तो आप अब नहीं लेते केस? कई बार मना, अब आजकल मना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ बार तो 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं। एक कैटेगरी तो मैं अपना मना कर देता हूँ। जैसे अगर बीजेपी वाला आया कि भाई मैं हार गया चुनाव, आप कांग्रेसमैन है, कांग्रेसमैन से आप मेरा केस लीजिए। जब कांग्रेसमैन हारा है और मैं खड़ा हो रहा हूँ बीजेपी की तरफ से, तो ठीक नहीं रहेगा, वो तो अपने आप ही खत्म हो गई बात। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिसका किसी का कोई पार्टी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेट अस अज्यूम कि कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट तो है, वो ले लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं ले सकते आप? आजकल उसके बारे में सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की पार्टी के लोग भी जाके चुगली करेंगे, दूसरी पार्टी के लोग भी चुगली करेंगे, सबसे पहले तो मीडिया वाले उछालेंगे। हाँ, करेक्ट। देखिए, हम भी समझते हैं, मीडिया वाले भी समझते हैं, लेकिन आजकल तो सब चीज़ सेंसेशनलिज्म पे चलती है। करेक्ट। अरे ये क्या हो गया? अभी वो एक हुआ था ना केस, आपने शायद उसका टीएमसी का केस ले लिया था, एक टीएमसी का, कि वो फोर्सेस तैनात की जाएं पंचायत चुनाव के लिए, और वहाँ अधीर रंजन चौधरी वो कांग्रेस की तरफ से वहाँ हाईकोर्ट में खड़े हो गए थे। उसमें स्पष्टीकरण मैंने वो केस इसीलिए मना किया था शुरू में कि वो केस में शायद, और बिना अधीर रंजन चौधरी के कहे, हाँ। लेकिन जब वो पूरा हो गया केस, जब वो चुनाव खत्म हो गए, तो उसका एक दूसरा पहलू आया था अबाउट सीबीआई इंटरेस्टमेंट या उस तरह का, उसमें मैं पेश हुआ था। मैं तो टीएमसी नहीं कहिए, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सैकड़ों केसेस में पेश हुआ, लेकिन मैंने ध्यान रखा है कि जहाँ सीधा, देखिए उसमें नाराज हो गए थे चौधरी जी? नहीं, अधीर रंजन जी की अपनी एक राजनीति है, हम मित्र हैं। हाँ। उनकी और मेरी राजनीति जो लोकल है उसमें हम मेल नहीं खाते। हाँ। क्योंकि आप बंगाल से ही सांसद हैं ना? बंगाल से सांसद, उसके अलावा हम नहीं खाते उसमें, हम फिर भी बहुत मित्र, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि 99% केसेस में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है, वो खुद उस केस में उन्होंने पहले मेरे को बोला था और मैं नहीं हुआ था। उन्होंने पहले बोला था, जो डायरेक्ट केस था पंचायत को, मैं नहीं हुआ था। मैं आपको सैद्धांतिक रूप बता रहा हूं, आप मॉडेस्ट हो रहे हैं। हाँ। मैंने जो सवाल किया था ओरिजिनल, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। कोई तो वजह होगी ना कि कांग्रेस पार्टी सारे केसेस में आपको याद करती है। नहीं, आप अपने मन की बात बताइए कि जाहिर है ना, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि ये आदमी न सिर्फ हमारे लिए बेस्ट एक कांग्रेस नेता के तौर पे है, बल्कि इससे अच्छा वकील भी नहीं मिलेगा। देखिए, ये सौभाग्य है मेरा कि मेरे प्रोफेशन में वर्चस्व मानते हैं, और मेरा ये भी सौभाग्य है कि मैं इतने अलग अलग लोगों, पार्टियों, संस्थाओं के लिए करता हूँ, फिर भी वो कम से कम एक बात मानते हैं, जिसको मैंने हमेशा से जिसका अनुयायी किया है, उसमें विश्वास किया है कि जो मैं करता हूँ, लेता हूँ, उसको धर्म के साथ करता हूँ पूरी तरह से। जहाँ मुझे अपने आप लगता है कि मैं अपनी पीठ के पीछे देख के आपका काम करूँगा, कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पीछे से कौन डांट रहा है या मेरे को पीछे से कौन पत्थर मार रहा है, तो मैं खुद ही उस पर मैं पढ़ना नहीं चाहता। जब मैं करूँगा अगर मानव गुप्ता का कोई काम, तो मैं पूरे पुरजोर तरीके से उसके अंदर घुस के करूँगा। तो वो ये मानते हैं। आपको मैं बताऊँ, बड़े आपने जो प्रश्न पूछा उसके बड़े इंटरेस्टिंग आंसर। एक तो मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, इन पार्टियों को धन्यवाद देता हूँ। ये बात सच है कि मैं अलग लोगों के लिए अपेयर होता हूँ, मेरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वो मानते हैं। सही बात है, मैं कोई झूठा एक मॉडेस्टी दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं उस वक्त एक साथ खड़ा होता था माननीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के लिए और अर्जुन सिंह जी के लिए। जब एक ज़माना था, जब आप लोगों को याद है, आप तो पत्रकार हैं, कि ये जो फ्यूड था या उनका जो आपसी मतभेद था, वो सबसे पीक पे था। मैंने बहुत बाद में पूछा सिंधिया साहब से, तो उनका मुझे कोई कभी संदेह नहीं था कि आपके प्रोफेशनल अप्रोच में
कोई दुभांत आएगा, या आप यहाँ की बात वहाँ करेंगे, वहाँ की बात यहाँ करेंगे। देखिए ये भी बात होती है कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली आपका काम कर रहे हैं और आपको ये विश्वास है, तो मैं किसी और का काम कर रहा हूँ जिसमें आपसे बहुत बड़ा झगड़ा है, आप उसको कभी वो नहीं करेंगे। कुछ लोग करते हैं, ये हर आदमी नहीं कर सकता। माधवराव सिंधिया का भी ऐसा ही नेचर था जो उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास से विश्वास और बढ़ता है। ऐसे तो कई केसेस हुए हैं जहाँ आपसी लोग, आप और दूसरा आदमी बात भी नहीं कर सकते, चेहरा भी नहीं देख सकते दूसरे का। दोनों से मेरे अच्छे संबंध है और दोनों के लिए मैं पेश हुआ हूँ। अच्छा, पार्टी तो रातों रात भी जगा देती होगी ना। अर्जेंट मैटर तो पॉलिटिकल फील्ड में आते ही रहते हैं। हाँ। और पार्टी को जब ये लगता नहीं ये तो अपना आदमी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है और इससे अच्छा वकील भी नहीं है, तो रातों रात जगाते होंगे। बट उसके लिए एक सिस्टम है, फॉर्चुनेटली उनका अधिकार क्षेत्र है जहाँ पर आवश्यकता हो तो। लेकिन इसमें वो भी संयम बरतते हैं, और मेरा जो रोल है वो भी थोड़ा संयम वाला है। हमारे पास केस के पहले थोड़ा सा उसकी तैयारी एक बार बता देते हैं कि भाई ये मुद्दा है, उसके बाद तैयार करने के लिए कई लोग 2-3 लेयर्स होते हैं। तो वो रात के 12 बजे वाली चीज़ हमेशा राइज नहीं करती है। इसके ऑफकोर्स रोचक अपवाद हैं। मेरी और अहमद पटेल जी की बात कभी भी 12 बजे के पहले नहीं हुई और करीब 11:30 और 2 के बीच में होती थी हमेशा। लेकिन वो बात सिर्फ काम करने के लिए नहीं थी या केस करने के लिए थी, उनकी आप जानते हैं नेचर ही ये था। तो बट वैसे ये लेयर्स के थ्रू जाता है, लोग तैयार करके आते हैं और कुछ समय दिया जाता है, ये नहीं कि अभी इंस्टेंट हो। हाँ, जैसे कई चीज़ों में एक चाहिए आपको सुझाव, आपकी एडवाइस, तो वो तो टेलीफोन पे हो जाती है। जैसे उत्तराखंड वाला केस था, जब रात को कोर्ट खुली थी, तब आप गए थे ना? कर्नाटक। ये चीज़ें होती हैं जो कई बार आवश्यक होती जल्दी करना। मैं आपकी उसकी कहानी बताऊँ, आपको बड़ी रोचक लगेगी और ज़रूरी भी होता है। मैं उस दिन चंडीगढ़ में था, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे अभी भी याद है, शायद बुधवार था वो, और चंडीगढ़ में कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, मैं कुछ केस करके निकल रहा था कोर्ट से। रणदीप जी के 10 मिस्ड कॉल देखे मैंने, तो रणदीप सुरजेवाला जी, मैंने वापस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि साहब ये हो रहा है कर्नाटक में, हमने किया निश्चय कि हमको कोर्ट को मूव करना है। और उस दिन कुछ प्रॉब्लम थी कि कोई फ़्लाइट मिस थी या उस दिन फ़्लाइट कुछ रन नहीं कर रही थी। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में आपको याद है कुछ हो रहा था रिपेयर वर्क, तो फ़्लाइट्स बंद थी। तो मैंने कहा कि करते हैं, वील टॉक एंड डिस्कस, पर आप पहले मेरे को आपको लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। आऊँगा कैसे कल के पहले? तो ये तो बहुत अर्जेंट है, आज ही बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक वहाँ पर पंचकुला के पास एक जगह पे एक अरेंज करवाई प्राइवेट प्लेन। उस दिन मैं शाम को पहुँचा, शाम को एयरपोर्ट से सीधा गया कांग्रेस की एक छोटे ग्रुप की मीटिंग में। उस मीटिंग के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हम लोग गए सीधा वहाँ पर, तैयारी की, और उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस दे के, जो टीम जानती है सब्जेक्ट को, उनको कहा गया, उन्होंने ड्राफ्टिंग की। और रात को जब ड्राफ्टिंग हो गई तो वो टीम जाके खड़ी हो गई रजिस्ट्रार के पास कि साहब परमिशन दीजिए। सिस्टम होता है, रजिस्ट्रार को पूछना पड़ता है चीफ जस्टिस से। माननीय चीफ जस्टिस थे उस वक्त शायद मिश्रा साहब, दीपक मिश्रा जी थे जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने अनुमति 12 बजे दी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं 12:30 कोर्ट के कपड़े पहन के निकल के बैठ के कॉफ़ी लूँगा मचान में, ताजमान सिंह में, क्योंकि पता नहीं कब बेंच बैठे, बेंच को भी बताना पड़ता है। माननीय चीफ जस्टिस की बेंच नहीं थी, उन्होंने 2 और 3 जजेस के न्यायाधीशों की एक बेंच बनाते हैं, तो उसको बनने में और बैठने में, और जब वो बताते हैं कि बैठ रही है उस पर, और आपके जाने में 15-20 मिनट, आधा घंटा बचता है। तो मैं जाके फिर करीब 2 बजे से या 1 बजे से वहाँ बैठा था मचान में, और 2 बजे ये बेंच गठित हुई। आई थिंक सीकरी साहब थे, बोबडे साहब थे और भूषण साहब थे, और वो चला लगभग 2 से 5 तक। तो ये जो मौके होते हैं ये तो एक आकस्मिक होते हैं, ऐसे हमेशा नहीं होते। उत्तराखंड में मैं 1 हफ्ता रहा, नैनीताल में लगभग एक होटल है रहने वाला, हाईकोर्ट के सामने है, उसके सब कमरे एक तरफ अपोजिंग विपक्ष की साइड, एक तरफ हमारी साइड ले रखे थे, और वो केस चलता गया तो कमरे जो है पूरा होटल हम लोगों ने बुक कर लिया था। तो ये सब इंसिडेंट्स बड़े रोचक होते हैं, बट इनमें मैं समझता हूँ एक अपने आप से एक संवैधानिक मुद्दे होते हैं, वास्तविक अर्जेंसी होती, कई अर्जेंसी फेक होती है, ये रियली अर्जेंट होते हैं और उसको करते हैं हम, छोड़ के करते हैं। मैंने कितना काम छोड़ा दिल्ली में, फिर किया उसको, करते हैं। तो नुकसान होता होगा जब पार्टी के लिए काम करते हैं? तो होता है, बहुत होता है। तो पार्टी से पैसे नहीं लेते हैं सिंघवी जी कभी? सरकारों से तो ले लेते हैं, देखिए ये तो सबको पता है, सरकार तो दे देती है। पार्टी से पैसे लेने का कोई सवाल नहीं, और मैं कोई इसको ये कोई अपना कोई ये थोप नहीं रहा हूँ आपके थ्रू उनके ऊपर, मैं अपने स्वतः करता हूँ, खुशी से करता हूँ। पार्टी से पैसे लेने का सवाल नहीं उठता। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैंने कई सैकड़ों केसेस जब कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ थी तब छोड़े। वो सोचिए, उसकी एक लिस्ट है, बहुत लंबी सूची है उसकी, अगर आप सूची सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। वो केसेस कम से कम होंगे
50-60 केस, बड़े एक केस में बड़े, बहुत बड़े बड़े केस, एक केस में उनसे कोई वैसा नहीं है, लेकिन कभी कभी संकेत आता था, कभी कभी लगता था कि साहब कुछ हो कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको एक उदाहरण छोड़ा, हाँ। मैं 60 का नहीं दे रहा हूँ। नीरा राडिया हाँ एक बार तो पूरे चेक लेके खड़े हो गए, उनकी टीम पूरी, क्या नाम है अपने, सज्जन कुमार जी की, कि होना है। अब वो तो नॉर्मल केस उनका, तो नॉर्मल प्रोफेशनल आते थे। हाँ मुझे भी लगा कि साहब कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगी कांग्रेस के स्टैंड से, कहीं कांग्रेस पार्टी के भी लगा। मैंने नीरा राडिया के केस में एक बार फ़ोन किया प्रणब मुखर्जी को, मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट तो कुछ भी नहीं है, नीरा राडिया इंडिविजुअल है, टाटा अलग है, सब कोई प्रॉब्लम। प्रणब दा अपने स्टाइल में कहते हैं कि शायद बेटर है नहीं करो, नहीं करो। तो इस तरह से 60 केस है, और एक केस में 10 बार अपीयरेंस होती है, एक बार होता है, दूसरी बार तो 200। बट उसका कोई, मुझे थोड़ी भी ग्लानि थोड़ी है, बड़ी खुशी से हर्ष से किया मैंने, और ये आज वर्षों की बात है। वैसे ये कहना कि मैं आपको जता रहा हूँ अपना नहीं, एहसान, बिल्कुल गलत है। ये तो पार्टी के लिए। वैसे प्रो बोनो आप और भी करते हैं केसेस? प्रो बोनो, जैसे सामाजिक कार्य आप बहुत करते हैं। मैं बहुत करता हूँ। प्रो बोनो में भी पहले भी करता था, लेकिन अब पहले से 3 गुना करता हूँ। अब मैं इसका प्रचार नहीं कर, आपको अब लोग देख के सोचेंगे प्रचार कर रहा हूँ आपके थ्रू। नहीं, बताइए ना। प्रश्न पूछा है, हाँ। मैं आपको सीधा उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। आजकल भी मेरी बहुत विस्तृत प्रैक्टिस में लगभग 20% से ज़्यादा केसेस में प्रो बोनो करता हूँ। और वो कैसे चुनते हैं? अलग अलग तरह के, हर तरह के केस होते हैं। एक तो होते हैं राजनीतिक, हाँ पार्टी बेस्ड। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर तरह की पार्टीज के होते हैं। कई होते हैं इंडिविजुअल्स के, राजनीतिक इंडिविजुअल्स के, राइट, जो संपर्क के कारण, रिकमेंडेशन के कारण, कई लोगों से, 5 लोगों से कहलवाने के कारण, यद्यपि सशक्त भी हों, उनसे आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई आप सशक्त हो कि नहीं, राइट। उनके लिए। तीसरा कैटेगरी है जो वास्तव में अफोर्ड नहीं कर सकते। वो, उनसे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन एडवोकेट्स आते हैं लेके, साहब जेन्युइनली ये नीडी है। बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के संस्थाओं के लोग, याचक, या ऐसे कई लोग होते हैं। मतलब मैंने तो अपना करियर शुरू किया था ऐसे केसेस को करते शुरू। डीके बसु में मेरे को अमाइकस क्यूरे बनाया गया था, जो 1987 की बात है, क्योंकि मैंने उससे पहले एक प्रो बोनो केस किया था, एक आदमी, फटे हुए कपड़े वाले आदमी, तेजा सिंह के लिए, टेरिटरीज। तो ये सब चीज़ें करते हैं लाइफ में, उसमें मेरे कोई ग्लानि नहीं, खुशी है। जितना करना चाहिए या कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं हमेशा, लेकिन जब भी मिलता है मौका तो मैं तो उसके बड़ा। अच्छा, सिब्बल साहब से आपके अभी कैसे रिश्ते हैं? क्योंकि अब जब वो कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस से क्या मतलब, हमारे कॉलीग है। कांग्रेस का एक अलग एक वो चीज़ है, ये थोड़ी कि आप कांग्रेस छोड़ दो झगड़ा हो जाएगा आपसे। पर वो पहले वाली दोस्ती है अभी? हर दिन कोर्ट में साथ होते हैं हम, या तो एक साथ होते हैं या एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मिलते हैं। अभी भी हम वो शिवसेना का केस साथ कर रहे हैं। हाँ। कई केसेस में साथ है, मतलब इसमें तो। सो उनसे अपने रिश्ते को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब दोस्ती है, साथी वकील हैं, या पुराने साथी पॉलिटिक्स के हैं? प्रोफेशनल करियर में कॉलीग्स होते हैं, उनकी रिश्ता एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो समझना मुश्किल होता है। वो ब्लैक एंड वाइट नहीं कह सकते उसको। राइट। और ये मैं समझता हूँ, चुटकियाँ भरना मज़ा लेना होता है प्रेस वालों को, और वो प्रोफेशनल में ये कहना कि हम बहुत गहरे मित्र हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन ये भी कहना एक बहुत आपसी मान सम्मान होता है, स्पर्धा होती है, स्पर्धा, कंपटीशन, स्पर्धा, लेकिन वो एक दूसरे तरह की सम्मान के आधार पे होती है। राइट। एक होती है सस्ती स्पर्धा, एक होती है जो कई स्तरों पे आप देखते हैं, वैसी कभी नहीं होती है। एक स्तर पे पहुंचने के बाद हमारी बीच की स्पर्धा बिल्कुल वैसी नहीं। जैसे मैंने कहा ना, कांग्रेस में 2 ही लोगों के नाम लिए जाते हैं जब कानूनी मसले होते हैं। अब तो खैर वो सिब्बल नहीं है, सिब्बल साहब कांग्रेस में, पर पहले 2 ही के लिए जाते थे। तो उससे लोग लगाते हैं कि नहीं, इनकी जरूर बहुत अच्छी दोस्ती होगी। देखिए, हम लोगों ने बहुत, अभी हमारी बात हो रही थी कोर्ट में कुछ दिनों पहले, तो हमने एक मेजर केस किया था साथ में, तो हम कह रहे थे कि टुगेदर वी मे बी अनबीटेबल, मजाक में एक दूसरे को कह रहे थे। अब ये सच की बातें मैं बता रहा हूँ आपको। इससे जो भी हमारे फ़र्क हैं, भिन्नताएँ हैं, डिफरेंसेस हैं, वो एक सम्मान पे आधारित है, सिद्धांत पे आधारित है, और सस्ता कभी नहीं होता है। और हमारे बहुत दोस्ती है, कई मामलों में, कई वे साथ रहे हैं, कई केसेस में रहे हैं। आपके सीनियर हैं ना थोड़े सिब्बल साहब? काफ़ी सीनियर हैं। मैं इनसे मजाक करता हूँ कि मेरे से 10 वर्ष ज़्यादा बड़े हैं। लगते नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैंने उनको कई बार बोला, उनकी एनर्जी मेरे से कहीं ज़्यादा है। हाँ। उनका जो हंगर है
अभी तक भाग दौड़ करने का, मेरे से कई ज़्यादा उम्र में है, फिर भी तो है। अब तो आप उस लेवल पर पहुंच गए जहां आप देश के बेस्ट लॉयर माने जाते हैं, लेकिन मेरे जब को आप इस राइज मामले कर में रहे कोई थे, इल्यूजन नहीं है। नहीं ये आपके शब्द, मेरे को वास्तव में कोई इल्यूजन नहीं है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं। मैं तो जो परसेप्शन है वो बता रहा हूँ आपको। पर जब आप राइज कर रहे थे तब कभी सिब्बल साहब ने कुछ कहा आपको, यार ये अच्छा कर रहे हो तुम, ये वाला केस अच्छा लड़ा, नहीं, तारीफ करते थे कभी? कपिल और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हमने बहुत केसेस किए। उन्होंने भी बहुत अपने युवा समय में, युवावस्था में बहुत महत्वपूर्ण केसेस किए हैं। वो सम्मान तभी आता है, देखिए एक दिखावटी सम्मान नहीं आएगा, दिखावटी सम्मान तब आएगा जब आप वास्तव में बेकार के वकील हैं, और मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। वो एक दिखावटी एक रिश्ता होता है। हम दोनों प्रोफेशन में, हम दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, और हम जानते हैं कि हारना जीतना अलग, राजनीतिक स्पर्धा अलग, और कुछ भिन्नताएं हो वो अलग, लेकिन प्रोफेशन में हम दोनों अच्छा कर रहे हैं, हम दोनों के अंदर हुनर है, तभी हम जहाँ हैं वहाँ हैं। ये तो झूठी बात होगी ऐसे ही, इस पे एब्सोल्युटली। तो दोस्त वगैरह आपके वकालत में हैं या पॉलिटिक्स में ज़्यादा दोस्त हैं आपके साथी, जैसे आपने कहा ना कॉलीग्स होते हैं? सच बोलूं मैं, हाँ। तो ये दोनों ऐसे पेशे हैं, राजनीति और कि इसमें कोई कहना कि बहुत ज़्यादा दोस्तियां होती हैं उस प्रकार की, मुश्किल होगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। कई निकट दोस्त हैं, कई उतने निकट नहीं फिर भी दोस्त हैं, लेकिन ज़्यादा कैटेगरी हमेशा इनमें रहती है उन लोगों की जो तीसरे कैटेगरी में आते हैं, जो ना निकट है ना दोस्त। अब वो उसके लिए एक औपचारिक रूप से, एक डिस्टेंस रूप से, और मैं तो एक बड़ा सिंपल सरल सिस्टम फॉलो करता हूँ। मैं इसमें विश्वास ही नहीं करता कि मैं तू में पढ़ूँ या आपके पीछे पढ़ूँ। जहाँ मुझे थोड़ा एक हिचक होती है या उतना निकटता नहीं लगती है, मैं वैसे ही बस नमस्कार और अच्छा करके पतली गली से निकल जाता हूँ। मैं सीधा, कोई मेरे को ज़रूरी थोड़ी कि मैं आपको लाइक नहीं करूँ फिर भी जाके आपके साथ ही बैठना ज़रूरी है, तो वो बेटर रहता है। लेकिन आखिर हमारे इतने वर्षों में राजनीति में हम साथ बैठे हैं, अब मैं 18 साल का हो रहा हूँ संसद में, तो कई मजाक किए हैं कई लोगों के साथ बैठ के, कई हमने बैठ के कैंटीन में बातें की हैं, कई सेंट्रल हॉल में बातें की हैं, तो सब दोस्तों मतलब ऐसा दोस्त आप नहीं बता नहीं, बिल्कुल दोस्त हैं। मैंने कहा निकट कैटेगरी भी है, मीडियम कैटेगरी कुछ बताना चाहेंगे नाम दोस्ती अच्छी किससे है? बहुत लोगों से है, ऐसा कह रहे हैं तो मतलब अभी हाल की बात करें तो हम रणदीप जी के साथ बैठ के गपशप करते हैं। ओके। नाम लेना तो सही नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं। ओके। अजय माकन जी के साथ मैंने बहुत दोस्ती निभाई है, बात की है, गपशप की है। प्रमोद तिवारी जी से आजकल, मैं अभी हाल की कुछ रीसेंट बता रहा हूँ, शुरुआत से बहुत, जयपाल रेड्डी जी के साथ बहुत अभिन्न मित्रता थी। तो बहुत ऐसे लोग, ऐसी कोई वो बात नहीं है। अब आप बंगाल से सांसद हैं, बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, हम अकेले लड़ेंगे वहाँ पर। वहाँ की पॉलिटिक्स को आप कैसे समझ रहे हैं अभी? इंडिया गठबंधन का क्या होगा? मेरा मानना है, देखिए मैं ये बात अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे कि मैं मिसअंडरस्टैंड हूँ, कांग्रेस पार्टी मिसअंडरस्टैंड हो और टीएमसी मिसअंडरस्टैंड हो। बट संक्षेप में बोलूँ मैं मानव जी, तो नंबर 1 इंडिया अलायंस हो रहा है, चल रहा है, अग्रसर है, और उसके अंतिम चरण में आप देखेंगे फरवरी के बीच तक होगा। एक नंबर 2, हर चीज़ जो आप आकस्मिक या दिवसीय रूप से सुनते हैं उसको आप एक दूरगामी परिणाम नहीं समझिए। कई चीज़ें इसमें कही जाती हैं एक बार्गेनिंग के आधार पे। मुझे 2 सीट चाहिए, मानक को 4 सीट चाहिए, तो मानक मांगेंगे 20 सीट, मैं मांगूंगा 10 सीट, तब जाके 2 और 4 पे फिर होगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, इसको पॉस्चरिंग कहा जाता है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ जनरली, ये आपको हर जगह दिखेगा। नंबर 3, इसमें डे टू डे आपने कोई कमेंट किया, उसका मतलब नहीं है कि वो कमेंट कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। ये बात है ज़रूरी, हमारे पार्टी में भी लोग हैं जो असंतुष्ट हो गई चीज़ों से। देखिए कितना महत्वपूर्ण, इतना आसान है। 500 सीट पे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक व्यक्ति हो विपक्ष का। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया एक हो, तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन होगा, ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल होता है। पिछले 20 साल से आपका परिवार वहाँ वर्चस्व दिखा रहा है, अब दूसरी पार्टी का मैं आ गया हूँ, तो आसान थोड़ी होता है। उस वक्त ये पॉस्चरिंग चलती है, और आजकल 24/7 मीडिया है तो आ जाती है। वो लगता है आपको ब्रेकिंग पॉइंट है, वो ब्रेक पॉइंट नहीं होता है। मैं आपको बता सकता हूँ ये बात। हाँ, अगर ये फरवरी तक नहीं होता है और ऐसी बात चलती, तब मैं ज़रूर आपके साथ सहमत होऊंगा। लेकिन मैं नहीं समझता उसके जब ये आया है, ये भी थोड़ी हद तक कुछ इंडिविजुअल्स कह देते हैं कुछ चीज़ें, कोई वक्तव्य आ जाता है, और उसके अलावा पॉस्चरिंग है सीट्स के लिए,
कोटास के लिए, कोटास चाहिए। आपको लगता है कोई एक पीएम फेस होना चाहिए नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए, या बिना फेस के जो अभी स्ट्रैटेजी अपनाई है वो सही है? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि ये वो बात हुई कि मैं युद्ध लड़ूं आपके समय के चॉइस के आधार पे, आपकी बैटलफील्ड के चॉइस के आधार पे। युद्ध स्थल आप निर्णित करें, युद्ध मैं लड़ूं। ये तो बीजेपी की एक ट्रैप है। और बताऊं आपको क्यों। उनके पास एक निश्चित रूप से एक बहुत वर्चस्व वाला, बहुत प्रभावशाली एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत भाषण और प्रवक्ता बहुत बड़े हैं, वो अच्छा देते हैं। लेकिन हम इस चुनाव को, जिसको मैं कहता हूँ अंग्रेजी में एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट इलेक्शंस कर रहे हैं। हमारा क्या है? हमारा वो जोड़ है इंडिविजुअल प्रत्येक प्रदेश के चुनाव का। उस जोड़ को आप इंडिया अलायंस कह सकते हैं। अब अगर आप जोड़ करते हैं 20 प्रदेशों का, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 15 हो 20 हो, तो आप कैसे क्यों कहेंगे कि आपका एक व्यक्ति होगा? अगर तमिलनाडु में वर्चस्व स्टालिन का है तो सब लोग उसके आसपास, मैं 2 सीट लूँगा, आप 1 सीट लेंगे, 18 सीट तो उनको ही देंगे ना। उत्तर प्रदेश में आप माने ना माने, मेरे को आप पसंद भी नहीं है, मेरे को आपसे बहुत हेट है, तो भी अखिलेश है नंबर 1, उसके लिए सीट होगी। अब अगर आप आज बैठ के कहने लगे कि भाई आप ऐसे एक एग्रीगेशन पे आप सिर्फ एक आदमी का करो, तो वो तो बीजेपी चाहती है, तो उसमें झगड़ा हो और उस पर वो हो। तो अखिलेश क्यों पसंद नहीं है आपको? मैं बिल्कुल अखिलेश को मैं पसंद का सवाल नहीं, मैं मानता हूँ कि अखिलेश इंडिस्पेंसिबल है इंडिया अलायंस के। हाँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये होता है, इंडिविजुअल जिसकी सीट जा रही है वो कहेगा कि नहीं अखिलेश साथ नहीं करो, जाहिर है। ये बात। और ये जो है ना एग्रीगेशन ऑफ स्टेट इलेक्शंस इज द थिंग विच द बीजेपी इज स्केयर्ड ऑफ, ओके। विच इज़ वाई दे आर मेकिंग दिस पॉइंट, अरे कौन चेहरा है, कौन एक नाम है, आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से आपके लीगल करियर पे आ रहा और हूं। इसमें एक और हाँ। सेंटेंस बता दूं मैं आपको कि अगर ख़त्म हो जाए ये बात और चुनाव के रिजल्ट आ जाए, और क्या पता कि आश्चर्यजनक किसी पार्टी की जिसको आपने सोचा नहीं था उसका सबसे ज़्यादा सीट उसकी आ जाए, तो पहले तो पूछना पड़ेगा ना आपको कि भाई आपका, ये थोड़ी कि सबसे छोटी वाली पार्टी को बोलो कि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि इसका प्रधानमंत्री हो। राइट। जहाँ के चुनाव का लड़ने का सिद्धांत अलग हो, जहाँ कभी हम बहुमत की सरकार बना रहे होंगे, तो शायद आपका सिद्धांत सही होगा। ठीक है, मैं वापस आपके लीगल करियर पे आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपकी किस्से कहानियाँ सुनने में। सबसे मुश्किल केस आपको अपने करियर का सिंघवी साहब कोई याद आता है? यार कई है मुश्किल केसेस में मज़ा भी आता है। हाँ। लोगों को ये समझते नहीं है लोग, और आपको आश्चर्य होगा जो केस आप हारते हो कई बार वो सबसे अच्छे केस होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे ज़्यादा नाम सम्मान आपको देते हैं। मेरे पास सैकड़ों ऐसे केस हुए हैं जहाँ मैं हुआ हूँ ए के लिए, विपक्ष में आप हैं बी, क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। मैंने केस ए के लिए लड़ा है, बी जीता है, और वो 2 महीने बाद बी अपना केस लेके मेरे पास आता है। मैंने पूछा एक बार, तो बहुत बार हो गया, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उससे कहा साहब हम लोग, आप समझते नहीं, क्लाइंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ। हम समझते हैं अपने केस की भी वीकनेस, आपके केस का भी स्ट्रेंथ। हमको ये चाहिए कि जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है उसको सबसे सकारात्मक पक्ष में आप रखें। हमने देखा कि यद्यपि उसका रख रहे थे आप, लेकिन रख अच्छे से रहे थे। एक बात। दूसरी बात कि कुछ केसेस हमारे, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं हमको, सीनियर एडवोकेट। तो सीनियर एडवोकेट के पास क्या है कि एक सरदर्द तो अपने आप कम हो जाता है, वो 3 लेवल पे आते हैं केस। पहले क्लाइंट होता है, क्लाइंट किसी वकील को करता है डायरेक्ट, जो उसका कागज़ देखता है, बनाता है, याचिका बनाता है। फिर वो जाता है एक मध्यम वर्ग के वकील को या एक किसी और एडवोकेट रिकॉर्ड के पास, वो तैयारी करता है। फिर वो दोनों मिल के आते, तो हमारा सीधा संपर्क क्लाइंट से 0 होता है। 5-7% केस में जहाँ जानते हो तो हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ बहुत कम होता है। तो जो क्लाइंट की जो त्रासदी है, जो उसका रोना धोना है, जो उसका झगड़ा है, वो नीचे ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जब हमारे पास आते हैं तो एक दूसरी तरह का टेंशन आता है जो कम आता है, ये मेरा कहने का मतलब था। जितना नहीं तो टेंशन तो बहुत हो जाए। हाँ। लेकिन आपने पूछा तो अब मैं आपको इतने बड़े लंबे कानूनी करियर में कितने उदाहरण दूं, लेकिन अभी एक हाल में जो मेरे माइंड पे टेंशन हुआ, मैं आपको अब शेयर कर सकता हूँ। राहुल गांधी जी के केस में, हाँ, मैं उसी उस केस पे तब आया हाँ। जबकि वो 2 बार हार चुके थे, 3 बार सॉरी। मैं सिर्फ हाईकोर्ट में अपेयर हुआ पहली बार। हमें कोई ज़्यादा आशा और विश्वास नहीं था हाईकोर्ट से जीतने का, 2 बार हम हार चुके थे। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक बार ऐसे ही बात हो रही थी फ़ोन पे, तो मैंने कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि मैं तो टेंशन लेता नहीं, मैं तो सीनियर एडवोकेट हूँ, आदत है केस करने की हर दिन,
लेकिन आपके केस से बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ एक ऐसे वाक्य के लिए 2 वर्ष के दंड के लिए आप 8 साल के लिए निष्कासित हो सकते हैं। 6 साल नहीं, 6 साल ऊपर और प्लस अगला इलेक्शन जो भी गया। इलेक्शन गया और हाँ। वो एक अलग है। लेकिन दूसरा ये कि सब लोग, मैं जानता हूँ 360 डिग्री पे वेट कर रहे हैं कि फेल हो, सिंह भी फेल हो, राहुल गांधी फेल हो। अब मैंने कहा मेरे माथे पे ये टेंशन जो है, और राहुल गांधी बड़ा अच्छा जवाब दिया। हाँ। उनका कि आप क्यों वरी करते हो, मेरे को पूरा विश्वास है, आप छोड़ दो वरी, हारते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वर्ड बोलना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए छोटी सी बात थी, परिणाम बड़े गंभीर हो सकते थे। उनका ये कहना कि हारो तो फर्क नहीं पड़ता है, उससे एक हौसला बढ़ता है। ये इसलिए भी था क्योंकि ये क्लाइंट नहीं था और केस नहीं था। व्यक्ति को भी मैं जानता था, पार्टी भी थी, दोनों चीज़ें थी, इसलिए टेंशन ज़्यादा होता है। दूसरे केस जिसमें टेंशन ऐसा ही था, जो वो था वो मिडनाइट वाला कर्नाटक केस। हाँ। और उसमें बड़ा रोचक प्रसंग ये है कि 3 में से 2 न्यायाधीश हमारे विरुद्ध थे सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक। वो आखिरी आधे पौन घंटे में हमारे फेवर में सब बदला। 5 बजे हुआ शायद खत्म वो केस। और वो टेंशन का था, वो पूरी एक सरकार के आधार था, वो था। इस प्रकार के उदाहरण तो सैकड़ों हैं। पर राहुल गांधी वाले केस में सब ये सोच रहे थे, सिंघवी जी के होते हुए राहुल गांधी को सजा हो कैसे गई? क्या कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, राहुल गांधी ने सिंघवी जी को पहले याद नहीं किया और वहाँ लोकल लेवल्स पे इतना इंपॉर्टेंट केस छोड़ दिया? नहीं, ये चीज़ें कहने की होती हैं। हमारे केस में आने के बाद लोग कहते हैं अरे इस सिंघवी जी की हेडेड टीम ने इतना समय कैसे लगा दिया। हाँ, अब अपील करने मैंने कहा कि भाई आजकल हमें एडवाइस आ रही है मीडिया से, हर आदमी से, कैसे फाइल करो, कब फाइल करो, कितना समय लगेगा फाइल करने में। अब प्रॉब्लम्स होती है, मैं एक दूसरे स्तर पे हूँ, नीचे वो ट्रांसलेशन होने में लग गया 5 दिन, क्या करोगे उसका? गलत ट्रांसलेशन फाइल कर दोगे? तो ये चीज़ें समझानी मुश्किल होती है। मैंने 2-3 मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, मैंने मजाक में कह के छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब आपको हर चीज़ समझाने लगी कैसे होता है केस, तो फिर मेरे को तो एडवाइस हर दिन आ रही है आजकल कि ऐसे करो वैसे करो, तो इस दुविधा में पड़ गए तो केस ही नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन हमारे को सैकड़ों चीज़ें हैं देश में, सैकड़ों कांग्रेस के केसेस हैं, सैकड़ों राहुल गांधी पे भी लोग आजकल केस करते हैं। लोअर हर जगह मेरे को अच्छा थोड़ी कर सकते हैं, तो केस हैंडल होता है। अब वो केस हैंडल होते होते तक किसी को ये इल्म नहीं था कि थोड़ा ऐसा भी नहीं था कि 2 वर्ष की सजा 2 साल की हो जाएगी। इस केस में विशेष रूप से, जो आप तथ्य अगर नहीं जानते हो, ये केस 1.5-2 साल तक जो याचक कंप्लेनेंट था उसने खुद ने अपने ऊपर स्टे ले लिया था। मार्च जो था 22 था, मार्च या 22 मार्च 2022 का मार्च, उसमें उसने अचानक स्टे हटाया, नीचे आया और 1.5 महीने में निर्णय आ गया। तो शायद जो लोग वहाँ पूरा मैनेज भी करे तो वो भी बहुत आश्चर्यजनक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए होंगे। उसके बाद वो गया फर्स्ट लेवल पे, जहाँ मैं नॉर्मली पेश, ये भी तो नहीं है हर जगह मैं पेश भी तो नहीं हो सकता। पहले होती है मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, फिर होता है एक सेशंस जज, फिर हाई कोर्ट, तो एक लैडर होता है। अब उस वक्त आपको आश्चर्य, कितने सारे हमारे पास एडवाइस आए कि सीधा आप, सिंघवी ने ये कैसे एडवाइस किया कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओ। ये भी बड़ी दुविधा होती है। ज़्यादातर केस में ये होती है, जो बड़े महत्वपूर्ण केस होते हैं, राहुल गांधी का नाम है आखिर, तो राहुल गांधी के नाम से सीधा सब लोगों ने पूछा, हमारी जब कॉन्फ्रेंस हुई गांधी परिवार से तब भी पूछा कि सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। मैंने कहा आपको 90% लोग यही कहेंगे क्योंकि आप राहुल गांधी, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। उसके बाद ये समझ लीजिए सुर्खियों में कि विड्रॉ किया केस और सुप्रीम कोर्ट अगर नीचे जाओ वापस, फिर आप तैयार हो उसके लिए तो मैं करता हूँ, मैंने ऐसे ही कहा। तो ये चीज़ें जो हैं हमेशा जो आप देखते हैं और डिस्कस करते हैं, और जो तत्पर एडवाइस मिलती है मीडिया से, मीडिया द्वारा नहीं, मतलब मीडिया के जो लोग आते हैं उस पर, वो सही नहीं होती है और उस वक्त संयम बरतना मुश्किल होता है। फिर उस वक्त हम 3-4 लोग बैठ के संयम बरतना पड़ता है, अनुशासन बरतना पड़ता है कि नहीं जाएंगे, हम उसी तरीके से जाएंगे। हाई कोर्ट ज़रूर इस बात को निरस्त कर सकता था, मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने ऐसे केस में, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने, उस खंडपीठ ने इतना व्यावहारिक एक प्रैग्मेटिज्म दिखाया। सिंपल का भाई आप आ जाओ इस दिन, आप आ जाओ इस दिन, हम 2 हफ्ते देते हैं, शुरू करो सुनवाई, 45 मिनट सुना, 1 घंटे सुना, दोनों तरफ है क्या। इसमें इस लाइक अ बेल मैटर और लाइक अ इंटरिम स्टे मैटर, इसमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिनों दिन क्या सुनना है। हाई कोर्ट में उसको सुना हमको 3 दिन में, सब दोनों को 3 अलग अलग दिवसों पे, उसके बाद 2 महीने तक रिजर्व किया ऑर्डर, 1.5 महीने, पौने 2 महीने तक रिजर्व, यानी निर्णय नहीं दिया। तो ये कोई इतना बड़ा थोड़ी था भाई, ये कोई, इट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ अ संवैधानिक मुद्दा। एक प्रकार से बेल कह लीजिए, बेल नहीं था लेकिन प्राथमिक दृष्टि पे स्टे करने वाली बात थी। तो ये जजों को भी आवश्यकता है कि इसको समझना। उच्चतम न्यायालय ने उसको उस रूप में देखा जो कि करेक्ट रूप था, व्यवहारिक
प्रैक्टिकल, स्विफ्ट एंड वो एक बड़ी जीत आपकी मानी गई, बहुत रिलीफ भी आपको उससे हुआ होगा। एक और दूसरा केस है जो कि एक प्रतिष्ठा का सवाल भी है और बहुत मुश्किल, एक ट्रिकी केस माना जा रहा है, वो नेशनल हेराल्ड वाला। वो आपको लगता है कि उसमें आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको बचा लेंगे? देखिए, मैं अपने शब्द अनुशासन और संयम से बोलूँगा, क्योंकि वो सब जुडिस केस है। तो मैं किसी रूप का निर्णय नहीं दे रहा हूँ। सब जुडिस केस के जो आधार है उसको डिस्कस कर सकता हूँ। राइट। मेरा मानना है, मैं बड़ा स्पष्ट, आपका प्रश्न है, आपके स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि नेशनल हेराल्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत केस कांग्रेस की तरफ से हो नहीं सकता कोई। वो एक मजाकिया केस है, मैंने कई बार बोल दिया है, तो प्रेस पे भी आ गया है कि जहाँ चीटिंग का आरोप है मानक के विरुद्ध, लेकिन किसको चीट किया मानक ने, वो कोई याचक नहीं दिखता है। मानव गुप्ता ने चीट किया, सिंघवी को चीट किया। सिंघवी कहाँ है? सिंघवी तो नहीं कह रहा कि मैंने चीट किया। कौन व्यक्ति है जिसको चीट किया आपने? विक्टिम नहीं है। विक्टिम है नहीं। ए बी, ये एक और भी बड़ा विचित्र केस है कि ये जो प्रॉपर्टी है नेशनल हेराल्ड की बहादुर जफर मार्ग में, ये कंपनी, ये प्रॉपर्टी है, ये ओन्ड बाय कंपनी एक्स है और कंपनी एक्स के शेयर अब कंपनी वाई के साथ है। ठीक है। प्रॉपर्टी 1 मिलीमीटर मूव नहीं की है एक्स से वाई। आज भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्स की है, शेयर होल्डिंग एक्स की है, लेकिन एक्स की शेयर होल्डिंग जो ऊपर है वो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के पास है। तो इसमें जो कहते हैं हम स्थानांतरण, जो इस पूरे आरोप का जो मुद्दा का कोर है कि अचल संपत्ति को आपने स्थानांतरण किया, यही है ना आरोप। हड़प लिया, हड़प मतलब स्थानांतरण किया, ट्रांसफर किया। हड़प पे आप ट्रांसफर से है ना, जिसका जो मौलिक रूप से मालिक है किसी और की तरफ स्थानांतरण कर दिया आपने। करेक्ट। कहाँ, कौन सा स्थानांतरण किया? तो नंबर एक चीटिंग विदाउट अ विक्टिम। नंबर 2, प्रॉपर्टी लॉन्ड्रिंग या मूविंग विदाउट स्थानांतरण, कोई प्रॉपर्टी मूव नहीं हुई। नंबर 3, ये सब जाके अंत होता है कौन सी कंपनी में? एक ऐसी कंपनी जो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं। वो संविधान के कानून कहता है कि आप इस कंपनी को तभी बना सकते हो जब ए नॉट फॉर प्रॉफिट हो। नंबर 2, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? आप कंपनी क्यों बनाते हो? आप कंपनी बनाते हो उसमें से कम डिविडेंड लेने के लिए। शेयर होल्डर का क्या फायदा? डिविडेंड मिलता है। ये कंपनी डिविडेंड दे नहीं सकती, कानून के अनुकृत दे ही नहीं सकती। नंबर 3, उसके डायरेक्टर्स हैं जिनमें से मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस चले गए। उनको कोई सैलरी नहीं, कोई परक नहीं, कोई डिविडेंड नहीं मिलता किसी शेयर होल्डर को। तो ये कौन सा बड़ा ज़बरदस्त घपला मिला सुब्रमण्यम स्वामी जी को। तो ये चीज़ें जो है ना, ये समझने वाली चीज़ें हैं। अब ये ठीक है, आज का राजनीतिक माहौल ऐसा है, आज का एक मानसिकता ऐसी है, एक्सक्यूज़ मी, एक द्वेष की भावना भी होती है इसमें, एक सेंसेशनलिज्म करना है आपको, गांधी परिवार का नाम जुड़ा है, वो सब चीज़ें समझता हूँ मैं। लेकिन इसको आप इस प्रकार से कानून दुरुपयोग करके, आपको क्या बताया गया है? हज़ारों करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति जो अखिल भारतीय स्तर पे इस कंपनी के पास है, बहादुर जफर मार्ग से लेके बिहार से लेके तमिलनाडु तक, उसका गबन कर लिया गया है। अरे भैया, ये तो बड़ा विचित्र गबन है जहाँ कोई मूवमेंट ही नहीं है प्रॉपर्टी का। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। आपके पिताजी बीजेपी में थे, आप कांग्रेस में, कुछ समय बीजेपी में थे वो, आप खत्म करिए, बताऊंगा। हाँ। और आप कांग्रेस में, तो ये कैसे हुआ था और क्या पिताजी खुश थे आपके कांग्रेस में जाने से? ये भी, इसमें भी कई गलत धारणाएं। अच्छा कि आपने प्रश्न पूछा, कुछ हद तक तो स्पष्टीकरण मिलेगा आपके जरिए। हाँ। मेरे पिताजी 1962 में 30 वर्ष की उम्र में पहली बार एक स्वतंत्र कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट, हाँ, चुनावित हुए थे लोकसभा में। करेक्ट। ए बी, स्वभाव से आप जानते हैं हम लोग सब बहुत स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल रहे। वो भी एक बहुत माने हुए उच्चतम स्तर के वकील थे। नंबर 3, उनके केस में एक विशेषता जो मेरे में बिल्कुल नहीं है, वो एक बहुत व्यापक दृष्टि के व्यक्ति थे। फिलॉसफी में बहुत ज़बरदस्त ज्ञानी थे, लिटरेचर में बहुत, हिंदी में, इंटरफेथ में, जैनिज़्म में, वो संस्कृत में भाषण दे सकते थे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरे पिता हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वाजपेयी, प्रकाशवीर शास्त्री और वो तीनों वक्ता उस स्तर के थे बराबर।
मोदी जी अलग स्तर के, उनसे भी ज़्यादा है राजनीतिक भाषण में, उनसे मोदी जी के आगे कोई नहीं हो सकता शायद, बात अलग है। लेकिन जो लिटरेरी रूप से बैठते थे, बोलते थे वाजपेयी जी, एक बड़ा विचित्र दृश्य आया, मैं साल भूल रहा हूँ, जब वाजपेयी जी की किताब का विमोचन था, लोकार्पण था। स्टेज पे लोग देखे हक्का बक्का रहे, कौन बैठे हैं? वाजपेयी जी बीच में, एक तरफ शिवमंगल जी सुमन, एक तरफ नरसिम्हा राव और एक तरफ LM सिंह भी। ये लोग समझते राजनीति है, ये है, वो है बीजेपी। ये सिर्फ उनका एक लिटरेरी इंटरेस्ट था। ओके। बहुत निकट थे सब लोग लिटरेरी आधार पे। नरसिम्हा राव का भी मूल बाद में राजनीतिक था उनका संबंध, लेकिन ये था। उसके बाद 1900, मैंने 3 एग्जाम्पल दिया आपको, चौथा 1989 में मैं खड़ा था साथ में, बाई चांस मेरे फादर के, बाई चांस राजीव गांधी का फ़ोन आया। उससे पहले 85 में राजीव गांधी का फ़ोन आया था कि सिंघवी साहब आप बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, आप संस्कृत के ज्ञानी हैं, और आपने कितना लिखा है कि पंचायती राज हमारा देश का एक चमकता सितारा था, अब क्या हालत है। लेकिन आजकल देखिए आप, सब जगह जो है टूटा फूटा है, आप तो सिर्फ भाषण देते हैं। मैं आपको तुरंत एक नियुक्त कर रहा हूँ कैबिनेट स्तरीय मीटिंग फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज, जो 72वां और 73वां संवैधानिक संशोधन, जिससे आज पूरा पंचायत राज का स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत 15 लाख महिलाएं आज अध्यक्ष हैं अलग स्तर पे, जिसके आधार पे ये 3 स्तरीय ये है सिस्टम हमारा, वो सब डॉक्टर LM सिंघवी हाई पावर्ड कमेटी फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज के आधार पे बनी, जो राजीव गांधी ने बनाई। तो ही वॉज अ मैन ऑफ आइडियाज़, ही मतलब राजनीतिक संकीर्णता में वो नहीं थे। 89 में मैं खड़ा था उनके पास, टेलीफोन आया, राजीव गांधी जी के यहाँ से, प्रधानमंत्री के यहाँ से फ़ोन है, ही वॉज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। सिंघवी साहब आपको खड़ा होना है पाली से, चुनाव आपको याद है नवंबर 89, वो चुनाव जिसपे कि राजस्थान के 25 के 25 सब सीट्स कांग्रेस हार गई थी। हम टिकट कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया है कि जोधपुर से आप हैं, पाली उसका एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, साथ में हम जोधपुर के लोग। आप तो जोधपुर से हैं? हाँ, जोधपुर के साथ है पाली। तो पाली से आपको होना है। और अब तो 1-1.5 महीना बचा है, मैं सभी कोई मूड में नहीं हूँ, प्रैक्टिस बहुत चल रही थी। नहीं, अब आपको नो नहीं कहना है, मैं लड़ना है। खड़े हुए, मैं उसमें चीफ इलेक्शन एजेंट था, मेरा पहला लोकसभा चुनाव का चीफ इलेक्शन एजेंट का अनुभव। चीफ इलेक्शन एजेंट होता है ऑल्टर ईगो कैंडिडेट का, अगर कोई गलती मैं करूँ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो वो खड़े हुए, औपचारिक कांग्रेस के उस पर्टिकुलर इलेक्शन में कांग्रेस 25 के 25 सब सीट्स हार गई। तो बिल्कुल यही था। उसके बाद वो बने हाई कमिश्नर 7 साल, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो एकदम राजनीतिक व्यक्ति थे। उनको राजनीतिक दायरे में आप डाल ही नहीं सकते, ये पार्टी का नाम ही नहीं ले सकते। वो रहे 5 भारतीय प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू इंडियन हाई कमिश्नर, लॉन्गेस्ट सर्विंग हाई कमिश्नर कृष्णा मेनन के बाद। उन्होंने वो रहे चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा, गुजराल और वाजपेयी, और 3 ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के थ्रू, मार्गरेट थैचर, जॉन मेजर और टोनी ब्लेयर। ये उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। जब उनका लास्ट 1.5 वर्ष था, ऐसा कुछ बचा था समय, तो वाजपेयी जी और उनका एक वार्तालाप हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ये सेतु बंधनम एक बड़ा ज़बरदस्त संस्कृत कॉन्सेप्ट है, जो एक ऐसा सेतु है, एक ब्रिज है जो जोड़ता है भारतीयों को अपने भारतवंशियों के साथ। प्रवासी भारतीय दिवस, ये कुछ नहीं था उस वक्त। उन्हीं के कॉन्सेप्ट। वाजपेयी जी को लिटरेचर और फिलॉसफी और इन कॉन्सेप्ट से बहुत, वो जैसे ही बोला उन्होंने 2-2.5 घंटे उसको पूरी तरह से डिस्कस किया। मेरे फादर संस्कृत के सब बताया वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आपको अभी, उस हाई कमिश्नर थे, छोड़कर इसका कुछ काम करना है। तो कहा नहीं, देखिए मेरा संवैधानिक पोजीशन, मैं न बीजेपी ज्वाइन करूँगा ना कुछ करूँगा, लेकिन मेरे टर्म के बाद, उनका टर्म खत्म हुआ 98 में शायद, हाई कमिश्नर में स्ट्रेट वाजपेयी जी ने उनको अपॉइंट किया राज्यसभा में, और साथ साथ ये हाई पावर्ड कमेटी बनी जिसने 2 वर्ष तक सब विश्व भर में देखा और फिर रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट अद्भुत है। उस वक्त पूरा आधार उसमें था, ऐसे प्रश्न लिखे उन्होंने फादर ने कि भारत का सबसे सुप्रसिद्ध NRI कौन था, वो कब आया भारत वापस, 9 जनवरी को। कौन आए थे? गांधी जी। इसलिए 9 जनवरी आपका प्रवासी दिवस है। ये क्या कहते हैं अपने PIO कार्ड, ड्यूअल सिटीजनशिप, ये सब उसमें रिपोर्ट में पहली बात कल्पना की गई, लिखा गया, प्रमाणित किया गया। और वो सब NRI मिनिस्ट्री, ओवरसीज अफेयर्स, ये सब हुआ इंसिडेंटली
ड्यूअल सिटीजन तभी हो गई होती, लेकिन अडवाणी जी ने ऑब्जेक्शन रेस किया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध तो नहीं हुई। खैर, तो ये हुआ, फिर वो रहे 6 साल 2004 तक। तो उन्होंने इस हिसाब से, आपका बात सही है, लेकिन जो आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के तो लास्ट है टर्म। आप ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए खड़े हुए हारे थे राजस्थान से। आप ये भी भूल रहे हैं कि पंचायती राज के लिए उन्होंने किया। तो उनकी छवि, उनका एक कैरेक्टर, उनका एक स्टैचर, मैं समझता हूँ मल्टी पार्टी था, राजनीतिक लाइनों को पार करते हुए था। वो इंटेलेक्चुअल थे वास्तव के रूप में। मेरे फिर भी बहुत सीमित कल्पनाएं और टैलेंट्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा थे, व्यापक थे। ये बात सही है। इसके मैं बड़ा स्पष्ट उत्तर देने में इच्छा करता हूँ। मैं थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी इसका मैं आपको नेगेटिव उदाहरण भी देता हूँ। तो जब ये हुआ, वो निकले 2000। अच्छा, हम हमेशा से हम साथ रहते थे, हम बहुत निकट हैं। मैं इकलौता पुत्र हूँ 3 भाइयों के बीच में। मैं मजाक करता, जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद मजाक थी कि अगर मैं नहीं होता तो सिंघवी का पूरा लाइन ख़त्म हो गई थी। उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, सब लड़कियाँ हैं। हाँ। तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा चहेता हूँ परिवार का। अब तो अगर हमारे लड़के और हो गए हैं लड़के परिवार में, उस वक्त लड़का एक ही था। तो हम साथ रहते थे। हमारा वो बात नहीं जो कई परिवार में हुआ है, उन परिवारों को मैं निकट भी हूँ। सिंधिया परिवार में आपसी मतभेद था, और कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं। हाँ। हमारे केस में बिल्कुल ऐसा कभी नहीं था। जब 98 में वो बने और 2004 में वो निकले, मेरी तो प्रैक्टिस, अच्छा वो इतने वर्षों से विदेश थे, वो तो थे ही नहीं यहाँ पर, 1991 से नहीं थे। मैं तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता था। जो भी मेरी प्रैक्टिस बनी है वगैरह मैंने अपने आप की है। जब वापस आए तो ये बात ज़रूर थी। मैं कई कारणों से, वो एक अलग कहानी है, कांग्रेस से जुड़ता रहा। माधव सिंधिया जी ने बहुत पुश किया मेरे को, लेकिन उनके कार्यकाल, उनके जीवन काल में मुझे कुछ भी नहीं मिला कांग्रेस से कभी। मैं स्पोक्सपर्सन भी उनके मृत्यु के बाद बना, मीडिया कमेटी उनकी मृत्यु के बाद आया। 2001 के आसपास बने शायद आप, प्रवक्ता जब बने? नहीं, 2001 सितंबर में माननीय सिंधिया साहब की मृत्यु हुई। वो मुझे एम्बेरस किया करते थे सबके सामने। कई बार कहते थे सोनिया जी के सामने खुले, मैं ऐसी किसी पार्टी में हूँ तो, कि आप ऐसे यंग लोगों को नहीं इस्तेमाल करती। मैंने कहा महाराज आप मुझे क्यों एम्बेरस करते हो, मेरी प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन वो कहते थे, वो बहुत जेन्युइन आदमी थे। हाँ। उनके कार्यकाल में, उनके जीवन काल में, लेकिन मुझे कोई भी पदवी नहीं मिली। अचानक उनके मृत्यु के बाद, कई महीनों बाद, 1 साल या 8 महीने बाद, अचानक एक दिन वहाँ से फ़ोन आया 10 जनपद से कि साहब आपको मीडिया कमेटी पे आना है। मैं मीडिया कमेटी चला गया स्वाभाविक रूप से। उसके बाद होते होते प्रवक्ता उसके निकट भविष्य में। 5 साल बाद राज्यसभा के एक पूरे टर्म में मैं गया हूँ। आज 18 साल हो गए राज्यसभा में। लेकिन इस समय जो मूल मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे फादर चूँकि थे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोग जानते थे, मेरे फादर का एक जो आइडेंटिटी है वो और मेरी, वो सब समझते थे हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन हमारे मित्र थे, परिवार के बहुत निकट थे, और मेरे फादर के मित्र थे, और बाद में भी बहुत बार आए हमारे यहाँ, अंत तक मित्र रहे। लेकिन अमर सिंह जी को राजनीतिक शौक थे। अमर सिंह जी, एक बार मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, क्योंकि मैं प्रवक्ता था। मैं नॉर्मली हमेशा मर्यादा के साथ लेता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी ऊँची बात करने में विश्वास नहीं करता। मैंने कुछ कहा होगा एसपी के बारे में, नथिंग रॉन्ग, मतलब राजनीतिक एक जो करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये देखिए साहब, सिंघवी साहब, LM सिंघवी साहब और डॉक्टर अभिषेक सिंघवी साहब, ये उनके मैं एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ आपको। मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप मिश्रण कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े वकील हैं, दोनों साथ रहते हैं। सुबह एक निकलते हैं पश्चिम दिशा में बीजेपी की तरफ, दूसरे निकलते हैं पूर्व दिशा में कांग्रेस की तरफ। ये कैसी न्यूरा कुश्ती है। अब द पॉइंट इज, जो भी जानते हैं हमें वो जानते हैं, सोनिया गांधी जी ने मुझे कितने महत्वपूर्ण, कॉन्फिडेंशियल, ज़बरदस्त कामों के साथ यूज़ किया है 2002 से 2006 तक। जब वो मुझे कुछ कहती थी या बताती थी, तो क्या वो समझती थी कि मैं सीधा भाग रहा हूँ वाजपेयी जी के लिए बताने के लिए? सरकार तो उनकी थी उस वक्त, क्योंकि मेरे फादर उस वक्त थे बीजेपी में, राज्यसभा में थे। राज्यसभा लोग इतने ऐसा नहीं सोच, जैसा लोग जानते हैं व्यक्ति को। हाँ, आप अगर दूसरी तरह के व्यक्ति हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बात की हेर फेर करोगे, राइट। और मैं आपको बात बताऊंगा ही नहीं। हाँ। लेकिन मेरे को ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस पता है। और वैसे भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमेशा कई चीज़ें उसको ऐसे मालूम होनी पड़ती है ब्रीफिंग के लिए, जो आम आदमी को मालूम नहीं होती पार्टी। तो क्यों रखा फिर मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता? अगर सोनिया गांधी को विश्वास है, और साथ साथ वाजपेयी जी को विश्वास था मेरे फादर के ऊपर, उसी तरह का। हाँ,
ये बात ज़रूर है कि इसके मजाक के इंसिडेंट बहुत होते हैं, जैसे ये हुआ। और जब मैंने कभी कुछ नहीं बोला एसपी के बारे में तो अमर सिंह जी घर आते थे हमारे। कुछ लोग इस बात को एक सौहार्द भी रखते हैं, ये क्वालिटी सौहार्द की जैसे कहते हैं सबको साथ ले लेना, ये दो व्यक्तियों में थी, वाजपेयी जी में और शेखावत जी। उनको मैं वास्तव में वाजपेयी जी को अजात शत्रु इसलिए मानता हूँ कि उनके जो वास्तव में शत्रु थे वो भी पिघल जाते थे। मुझे याद है पंचवटी में कोई फंक्शन था एक, मैं उस वक्त कांग्रेस का बड़ा ऊपर आने के लिए काफ़ी बोलता था, ज़्यादा बोलता था, आजकल तो बहुत कम बोलता हूँ मैं, क्योंकि और मेरे फादर बीजेपी के सांसद थे या ख़त्म हुआ था सांसद का टर्म उनका, तो मैं कुछ पैसे करके उसके हफ्ते भर बाद कोई फंक्शन था, वहाँ पर बड़ा सार्वजनिक फंक्शन था, मेरे को भी बुलाया गया था। तो मैं थोड़ा इन मामलों में सेंसिटिव हूँ, थिक स्किन्ड नहीं हूँ, थिक स्किन्ड होना बहुत ज़रूरी है राजनीति में, मैं थिन स्किन्ड हूँ। तो जब हो गई उसके बाद चाय होती पंचवटी के बाहर, तो चाय में थोड़ा दूर दूर कोने कोने में जाके मतलब चाय लेके खड़ा था। वाजपेयी जी उसका दूर साइड से बोलते हैं, अरे बादशाह वहाँ क्यों छुप रहे हो, आँख क्यों नहीं मिला रहे हो, आप बाहर जाके तो इतना आक्रमण करते हो हर दिन हमारे ऊपर, यहाँ चाय तो पी लीजिए आके साथ में हमारे। ये एक सौहार्द होता है, इसका मतलब नहीं कि मैं उनके मिल गया जाहिर है। या तो ये तो बढ़ाया जाता है। अमर सिंह जी ने कहा इसलिए कि भाई डाउट शो करो, लोग भी समझते हैं इस तरह से, पर ये बात होती नहीं हमेशा। पर वो इसने आपका पीछा नहीं छोड़ा ना। अभी रिसेंटली 2020 में शायद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि मैं कोई बीजेपी नहीं जा रहा हूँ। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लोगों ने उड़ा दिया बीजेपी जा रहे हैं। आपके तो प्रेरोगेटिव है, आप जिस क्षेत्र के हैं उसका तो प्रेरोगेटिव है। वो तो कल ये भी कह सकते हैं कि ताजमहल का एग्रीमेंट टू सेल किया तो वो कहाँ से उड़ी थी अफवाह के बीजेपी में जा रहा है? क्या मैंने उसके बाद ट्वीट किया, मैंने कहा शुड आई टेक आउट एन एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहार निकालूं। अभिषेक सिंह भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो वाली कहानी है कि हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ। अब दोनों तरफ से फंसे। आप हाँ कहो तो मैंने कहा मैं जब बार ट्वीट करूंगा तो आप कहेंगे तो डिफेंसिव ट्वीट है। मैंने एक ट्वीट ये कह के मैं बंद कर दिया। वो तो एकदम आउट ऑफ द ब्लू हुई। क्या हुआ था उस वक्त, कुछ लोग गए थे बीजेपी, शायद नाम याद नहीं, गए थे। अभी भी जा रहे हैं। तो नहीं, अभी उस वक्त की बात कर रहा हूं कि अब तो साहब सिंह, वो उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि साहब इनके पिताजी भी बीजेपी में थे। अरे कोई संयोग नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। देखिए जब मेरे को जाना होगा कहीं भी तो मैं बड़े आदर के साथ कांग्रेस को भी बोल के जाऊँगा, लेने वाले से भी बात करके जाऊँगा। मैं इसमें लुका छुपी में विश्वास नहीं करता, ऐसा कुछ बात ही नहीं है, कभी थी भी नहीं। पर संभावना है क्या? आपने जैसे कहा कि जाऊंगा तो बोल के जाऊंगा। मेरा नेचर, मैं कभी जाऊंगा, जाने का अवसर ऐसे नहीं करूंगा जैसे आप लोग उस पर मीडिया में करते हैं। ये कह रहा हूँ मैं, मेरा वैसा कैरेक्टर नेचर ही नहीं है, मेरे को तो छुपाने की कोई बात नहीं है। मेरे को सम्मान दिया है कांग्रेस ने। लोग कहते हैं हमेशा कि भाई कांग्रेस में सत्ता नहीं, आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। लोग तो मजाक करने को तो हर लोग करते हैं, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, लोग मजाक करते रहते हैं। तो कभी बीजेपी वालों ने बुलाया है वैसे आपको सिंघवी जी? ये चीज़ें आपसे बोलने की नहीं होती है। मेरे को देखिए हर तरह की चीज़ें, हर तरह के संदेश, हर तरह के लोग और हर तरह के संकेत मिलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चलाती है मीडिया, जो एक बार करीब 3 महीने तक बहुत चला था, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक लेश मात्र भी सच नहीं था। और सबसे बड़ी बात उसमें मजे की ये थी कि अगर मैं ज़्यादा स्पष्टीकरण देता तो और फंस जाता। और फंसते। ये तो मतलब ये आपने ये अभी डिसाइड नहीं किया है कि आप हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगे? मतलब ये संभावना खुली है कि थोड़ी बैठ के डिसाइड करो कि हमेशा रहेंगे। क्या डिसाइड करने की आवश्यकता है? कोई मुझे सर्टिफिकेट देना है किसी को, कोई मुझे अपना डिफेंस बताना है किसी को, या किसी की स्पष्टीकरण देना है, और जो जब लगता है तब करते हैं अपने हिसाब से। मतलब इसका संदर्भ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा रेज नहीं हुआ है, मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा कोई अवसर नहीं है, मेरी कोई ऐसी संदर्भ हुआ ही नहीं है। मैं क्यों बैठ के सर्टिफिकेट देना शुरू करूं? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे वो G23 बना था कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद से तो ये अटकलें और मजबूत हो गई थी, और उसमें सारे बड़े नेता थे। G23 का बड़ा रोचक था कि ओरिजिनल, मेरे सबको पता है, मैंने सोनिया जी को भी कहा उस वक्त, राहुल जी को भी पता है। G23 की पहली जो मीटिंग हुई थी एकदम शुरू में, शशि थरूर जी के घर पे हुई थी, उसमें मैं इन्वाइटेड था, मैं गया। उस पर ये नहीं कहा G23 की मीटिंग है, डिनर है, डिनर पे गया, डिनर है। उसके बाद से उन्होंने मुझे इनवाइट करना बंद कर दिया, बिकॉज मैं हर चीज़ में उस पर एग्री नहीं करता हूँ जो हुआ। अच्छा। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ा खुला होना चाहिए इनमें ना। अगर आपका पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत लुका छुपी एक छुरा मार के कर रहे हैं काम, तो समझ जाते हैं। मैंने को अगर कुछ ऐसा, मैं तो चिट्ठियाँ इतनी लिखता रहता हूँ कांग्रेस लीडरशिप को कि गलत है, ये सही है, ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए, मैं झिझकता नहीं हूँ। वो मान सम्मान देते हैं, करें ना करें, सुनते हैं, समझते हैं।
तो मतलब वो इसलिए इस पे क्यों मैं G23 वालों ने आपको लग रहा है छुरा घोंपा है कांग्रेस लीडरशिप के बैक में? अब G23 का कहाँ संदर्भ है? खत्म ही हो गया तो खैर। जिनको जाना था चले गए, जो नहीं गए वो सिद्धांतिक कुछ प्रश्न उठाए उन्होंने और वो सब अच्छा चल रहा है। तो G23 तो एक ऐतिहासिक एक चीज़ है। उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि कई लोगों के अलग अलग उद्देश्य रहे हों। आपका उद्देश्य राज्यसभा सीट हो सकता है, मेरा उद्देश्य कुछ और हो सकता है, तीसरे का उद्देश्य कुछ और हो सकता है। वो सब चीज़ें होती हैं, राजनीति में होती हैं। आज उसका कोई संदर्भ नहीं। G23 एक ऐतिहासिक इवेंट रहा है, ए ब्लिप इन हिस्ट्री। ओके, पर पार्टी की बुरी हालत है ये तो आप मानेंगे ना सिंघवी जी? आपने कब से 20-25 साल से देखा है। बिल्कुल 52 सांसद पे आ गए, 3 सरकारें रह गई हैं। आप अभी भी नहीं मानते कि कांग्रेस की हालत बुरी है? संख्या में अगर आप सिर्फ सीटों की बात करें तो कोई भी नहीं कहेगा कि अच्छी हालत है। तो कांग्रेस भी नहीं कहती है हमें बहुमत में होना चाहिए, कम से कम को सरकार में होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत बुरी हालत में भी एकदम गलत वाक्य है। देखिए, कांग्रेस की एक प्रॉब्लम फेस आया है, इसमें कोई डाउट नहीं कि 2014 के बाद, क्योंकि 10 वर्ष सत्ता के बाहर रहना राजनीतिक पार्टी के लिए आवश्यक है कि वो जो काम करना चाहती है उसके लिए सत्ता में आए। मैं ये कंसीड करता हूँ। लेकिन आप देखिए, इस वक्त जो आज हमारा इंटरव्यू चल रहा है, जो आज के संदर्भ की ही आपका प्रश्न का कोई रेलेवेंस हो सकता है। आज पिछले 1 वर्ष को ले लीजिए आप रफली, ऊर्जा है, दिशा है, गति है। गलत हो सही हो, गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन गलत हो सही हो, कितनी चीज़ें हो रही हैं आप देख रहे हैं। अब आप सहमत ना हो कि भाई क्यों कर रहे हैं वो न्याय जोड़ो यात्रा, मैं सहमत हूँ, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन एक्टिविटी इतनी हो रही है, सबको साथ लेने का प्रयत्न हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या करें। और खड़ी है साथ में। अब ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं कि मैं वही जानना चाह रहा हूं। इलेक्टोरेट को हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए। वो एक व्यापक मुद्दा है, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की कामयाबी में सिर्फ आप ये रोल मानते हैं कि हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसीलिए बीजेपी इतनी बड़ी कामयाब पार्टी हो गई? कई चीज़ें हैं इसका। देखिए, कई चीज़ों का एक मिश्रण है। ये बड़ा एक ज़्यादा व्यापक डिबेट होगा, लेकिन पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे ये ज़्यादा बीमारी है। यही चीज़ उन्हीं लोगों से उन्हीं चुनाव में प्रादेशिक स्तर पे नहीं है। हाँ, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एक एंटिटी ही ऐसी है जिसको कोई लोग नहीं चाहते, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाह रहे हैं, ये बात सही है अभी तक। बी, एक पीरियड था जब मैं समझता हूँ, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमारा ये डिबेट कि प्रेसिडेंट कौन होगा, किसको होना चाहिए, वो थोड़ा लंबा हो गया। बहुत बड़ी बात की है कांग्रेस ने, छोटी बात नहीं की राहुल गांधी ने, लेकिन लंबा समय हो गया उसमें। कांग्रेस का आप बार बार कहते हैं गांधी परिवार, गांधी परिवार। पिछली बार कौन सा गांधी परिवार था, कौन से साल में था, याद है आपको? कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, प्रधानमंत्री पद के। हाँ, या बड़े बड़े पद भी ले लीजिए, कोई कौन था। आज कितने 30 साल हो गए। उसके बाद ये बहुत बड़ा निर्णय लिया, गणतांत्रिक चुनाव के आधार पर भी, पार्टी के संगठन के आधार पर भी एक दूसरे व्यक्ति को लाए। मैं ये बात कहता हूँ कि कुछ समय ज़्यादा लग गया, शायद 1 साल पहले होना चाहिए था। मेरा तो मानना था कि राहुल गांधी को खड़े होकर होना चाहिए था, मैंने तो बड़ा स्पष्ट कहा है। नहीं हुए, लेकिन चुनाव हुआ, कोई हो, उस समय में समय निकल गया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण कि हम कई बार प्रादेशिक स्तर पे वो नहीं कर पाए जो आज इंडिया अलायंस करना है। काश इंडिया अलायंस 2019 में सफल होता है, नहीं होता मैं नहीं कह रहा हूँ, हारते जीतते नहीं कह रहा हूँ, शायद तब भी हार जाते, शायद तब भी जीत सकते थे, लेकिन ये बात, ये प्रक्रिया तब भी होनी चाहिए थी। और इसका ये नहीं समझिए कि कांग्रेस की गलती हमेशा। हर आदमी को गठबंधन का एक परिभाषा होती है कि आपको कुछ देना पड़ता है ज़्यादा। इन आदर्श समाज में गठबंधन क्यों करोगे? गठबंधन तो कॉम्प्रोमाइज़ होना ही परिभाषा है। तो ये नहीं होता है तो सिर्फ कांग्रेस को ब्लेम करना भी गलत है। हर आदमी की ईगो है, हर पार्टी की ईगो है, वो भी तो नहीं देते। तो इसलिए कई कारण इस तरह के। अच्छा, आप हमेशा से लॉ ही करना चाहते थे सिंघवी जी? स्कूल से डिसाइडेड था? हाँ, नहीं, कब एहसास हो गया था आपको? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जहाँ जहाँ मैंने देखा है कि माँ बाप, दादा दादी, परिवार के लोग कहे, फोर्स करें, अरे यही करो, इंजीनियरिंग करो, लॉ, उस पर बल्कि एक विकृति आ जाती है।
उसमें एक रिएक्शन आता है। अब हमारे यहाँ तो देखिए मेरे दादाजी भी वकील थे, उनकी मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी, लेकिन पेशेवर वकील थे, तो प्रेशर हो सकता था। लेकिन आपको आश्चर्य, मेरे फादर तो चरम सीमा के मतलब टॉप वकील थे। तो हमारे यहाँ पर ये बड़ा स्वाभाविक होता अगर आप मुझे प्रेशर डालते, फोर्स करते, लेकिन कभी भी एक मिलीमीटर भी फोर्स नहीं किया। इसलिए मैं ज़्यादा स्वाभाविक रूप से कानून में गया, क्योंकि आवाज़, स्मेल, साउंड, ड्रेस, पूरा वातावरण तो कानून का ही था। हाँ। तो वो था। मेरी माँ ने बड़ी सबसे ज़्यादा प्रेशर डालती थी मेरे, अभी भी है मेरी मदर, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर डालती थी। पर मैंने कहा आप तो वकील नहीं हो, आप इतना क्यों? उनका कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी कौन रखेगा? तो ये खैर इस तरह के अलग अलग होते हैं। खैर मेरा हमेशा से, मैं नहीं कहूँगा स्कूल तो जल्दी होती है, लेकिन कॉलेज जब मैं सेंट स्टीफेंस गया तब तक मेरा दिल्ली में आपने सेंट कोलम्बस और फिर उसके बाद स्टीफेंस में आपने लॉ नहीं पढ़ा है, वहाँ तो आपने BA इकोनॉमिक्स। हाँ। उस दौरान मेरे मन में क्लियर था कि मैं करूँगा कानून। फिर मैं विदेश चला गया था पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ट्रिनिटी 7 वर्ष रहा मैं, अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, PhD वहाँ की मेरी। फिर उसके बाद आपने हार्वर्ड से भी कुछ किया है शायद? हार्वर्ड से मैंने लिखा, एक्सप्लेन किया है। हार्वर्ड मेरी PhD कर ली थी मैंने, तो मेरा मन था कि कुछ समय बिताऊँ मैं हार्वर्ड में। तो मेरे एक वहाँ लॉरेंस ट्राइब होते थे, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, बड़े टॉप क्लास के टीचर। ओके। तो उनको जब लिखा तो उन्होंने कहा कि अब तुमने PhD कर ली तो क्या करना आना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू वेस्ट योर टाइम? उन्होंने कहा कि आप 2 महीने बिताइए यहाँ पर, जब यहाँ हो ही तो उस 2 महीने में क्या है, प्रोग्राम फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर लॉयर्स होता है 2 महीने का, शॉर्ट, उसको भी कर लीजिए। आई वॉज देयर फॉर 2 महीने के लिए, लेकिन वो इंटरेक्शन के लिए था वगैरह। तो फिर वापस आके डिग्री नहीं की थी वहाँ से। ओके। फिर शादी आपकी कैसे, क्या लव मैरिज थी आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज। गजल सिंगर है शायद अनीता जी? अभी भी गाती? सूफी एंड गजल अभी भी गाती? मेरी पत्नी भी जोधपुर की हैं, मैं भी जोधपुर का हूँ। वो बल्कि उनकी तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, लेकिन मेरी मदर इन लॉ वहाँ रहती भी हैं अभी, उनका मतलब निवास स्थान भी वही है। तो जोधपुर से हमारा पुराना कनेक्शन है। और जब मैं अपना पढ़ रहा था, अब जानते हैं मारवाड़ी परिवार की, ये बात है 1984 की, सॉरी 82 की, जब शादी हुई। तो 80-81 के बाद अगर कोई मारवाड़ी लड़का, और मैं पढ़ाई में हमेशा बहुत उत्तीर्ण था, और जो कैम्ब्रिज में पढ़ रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया टॉप किया था यहाँ हिंदुस्तान में, सीने कैम्ब्रिज, तो उसका नाम हो जाता मैरिज मार्केट में स्ट्रेट अवे। पहली चीज़ आप जानते हैं गुजराती, मारवाड़ी, तो समाज को भी आप जानते हैं, उस वक्त ज़्यादा था, अब तो कम है, तो बात चलने लगती है। तो हमारे यहाँ पर रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं 20 साल से, 20 साल को भी काफ़ी मानते हैं, और लड़कियाँ तो बहुत छोटी होती हैं। मैं विदेश पढ़ रहा था, इसलिए कम, थोड़ा ज़्यादा विलम्ब हुआ। 23 वर्ष में हमारी शादी हो गई। 22 वर्ष से मेरी मदर ने एक फाइल रखनी शुरू कर दी, जो अलग अलग लोग हैं, फ़ोटो और बायोडाटा के साथ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें पहला ऊपर का आइटम जो था मेरी करंट वाइफ का है। और मैं जोधपुर गया, परिवार जानते थे, और वहाँ पर जैसे होता है, मैं हमेशा मानता हूँ कि अरेंज मैरिज भारत की संस्कृति में बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। क्योंकि इस अरेंज मैरिज को जो लोग समझते हैं विदेश में कि अरे इसमें तो दबाव है, प्रेशर है, आप मेरे ऊपर बैठ जाते हो कि करनी, ऐसा होता ही नहीं है। आप एक संकेतात्मक सजेस्ट करते हो, उसके बाद देखने जाते हो। अब अगर मैंने ना कहा होता उस वक्त, तो कोई का मेरे ऊपर दबाव नहीं था कहीं से भी। लेकिन इससे एडवांटेज क्या होता है, मेरे कई विदेशी मित्र वो कहते हैं काश हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होता, कोई हमारे को बताने वाला तो हो, सजेस्ट करने वाला। हमारे पास ना अंकल है, ना बाप है, ना माँ है जो बोलती है सजेस्ट करो। हम तो चाहते शादी करना, लेकिन कोई सिस्टम ही नहीं है। सो इसके ये बात ज़रूर है कि कुछ तबकों में ये दबाव और इसकी एक्सप्लॉयटेशन गलत होता है, लेकिन बहुत हद तक एक तबक मिडिल क्लास और ऊपर जाएँ तो अरेंज मैरिज सबसे अच्छा सिस्टम है। मेरी पत्नी बहुत टैलेंटेड है, वो कानून को हेट करती हैं। हमने उनसे कानूनी डिग्री करवाई थी टैक्स पर्पसेस के लिए। ओके। शादी के बाद तो उन्होंने कभी कानून प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि वो प्योरली एक आर्टिस्ट है। पहले उन्होंने हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक में पूरा अध्ययन किया था। उनकी शादी हुई तो वो 18 साल की थी, मैं 23 साल का था। तो अब मैं मजाक करता हूँ कि उन्होंने जितना समय मेरे साथ बिताया है वो अपने फादर के साथ बिताने से दुगना है। तो यहाँ रही उस वक्त से, लेकिन बचपन से शी वॉज डूइंग हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल। मज़े की बात यह है कि साथ साथ वो बहुत अच्छी थी पेंटिंग, एक्चुअल ऑयल कैनवस। ये मैं आपके प्रश्न गज़ल और सूफ़ी के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए गज़ल सूफ़ी का कोई उनका हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल एंड पेंटिंग। यहाँ आई तो पेंटिंग में पूरी तरह से लिप्त हो गई। हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल कम हो गया, उनका गुरु वहाँ का जोधपुर में ही थे, यहाँ
पहला एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा इम्पोर्टेंट एक एग्जीबिशन हुआ 1991 के पहले की बात होगी, नहीं सॉरी बाद में होगी, 91 में होगी या 90 की होगी। श्रीधरानी आर्ट गैलरी जो बहुत ही सुप्रसिद्ध आर्ट गैलरी है, वहाँ पर आसानी से एग्जीबिशन अलाउ नहीं होता है, वहाँ हुआ और वो था माई पीपल माई प्लेसेस, राजस्थान के रेगिस्तान के पोर्ट्रेट्स पे और रेगिस्तान के लैंडस्केप्स पे। उसका संयुक्त उद्घाटन किया सोनिया गांधी और माधवराव सिंधिया ने, जब मैं राजनीति में नहीं था लेकिन जानता था डिस्टेंट रूप से। ओके। तो पूरी तरह से लिप्त थी। एक बार 82, 83 या 84 में याद है, 84 की बात, सॉरी 84 नहीं, 94 की बात हुई, उनको अंदर से आया बेगम अख्तर की ड्रीम्स आने लगी और ड्रीम के साथ आवाज़ बार बार हॉन्ट करने लगी। ट्रेनिंग हिंदुस्तान वोकल क्लासिकल में, उर्दू का कोई इल्म नहीं, लेकिन बेगम अख्तर का बार बार, बेगम अख्तर की मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने उसी स्टाइल में फिर सिंगिंग पकड़ी और आप सुनेंगे तो वो स्टाइल बड़ी वैसी है, आवाज़ भी वैसी है, भारी भरकम। अच्छा। और उसके बाद कई वर्षों बाद उन्होंने सूफी ऐड किया उसमें, और उसके बाद पेंटिंग छोड़ दी, जो कि बहुत ट्रेजिडी, मैंने बहुत कहा था क्यों छोड़ी, बट शी बिकेम टोटली इनटू, शी हैज नाउ डन मोर देन 200 कॉन्सर्ट्स यूट्यूब में। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ, वो बिल्कुल भी इसके पैकेजिंग और मार्केटिंग में नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि आज के ज़माने में पैकेजिंग और मार्केटिंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हुनर होता है। हुनर आपका कितना भी हो, तो वो जो है अपने वो एक्चुअली सिर्फ सब्जेक्ट में डीप जाना चाहती हैं और प्रोजेक्शन में या मार्केटिंग में, तो इसलिए वो पूरी तरह से होता नहीं है। आजकल उन्होंने पूरा उर्दू सीख लिया है, उर्दू लिखना भी जानती हैं, लिपि भी उर्दू की, और अब फारसी कर रही है। अरे वाह। दोनों मातृभाषाएं नहीं है। हाँ। कभी उन्होंने काम नहीं किया, पढ़ा भी नहीं उन्होंने। एक सवाल और सिंघवी जी, उसके बाद हमारा रैपिड फायर राउंड। अच्छा। बहुत दिलचस्प होता है वो। जुडिशरी के बारे में आपको लगता है अब पहले की तरह स्वतंत्र है जुडिशरी, या जैसे आपकी पार्टी आरोप लगाती है सारे संस्थानों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, उसमें कुछ दम है? या दोनों चीज़ों में सच्चाई हो सकती है, विरोधाभास नहीं है। थोड़ा विस्तार से बताऊँ आपको, संक्षेप में बताऊँगा, लेकिन ज़रूरी है बिकॉज ये नाजुक सब विषय है। भारत में एक संस्थापिक रूप से, एक सिद्धांतिक रूप से आप कहें तो आपको गौरव है कि हमारा न्यायपालिका एक निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, बहुत बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मानता हूँ मैं इसको। मैं इनके बारे में लेक्चर करता हूँ विदेश में, यहाँ पर तो मैं बहुत सुपरिचित हूँ, मैंने अब पूरी जीवन बिता दिया इसके अंदर, जानता हूँ। और निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसा नहीं है न्यायपालिका, निश्चित रूप से चाइना का पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जैसा न्यायपालिका नहीं, कोई भी नहीं कह सकता भारत के विषय। लेकिन साथ साथ ये भी कहना सही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो हर रूप से प्रयत्नशील है कि हर संस्था को, और न्यायपालिका नहीं, जितनी संवैधानिक और स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं, उनको एक कंट्रोल फ्रीक सरकार है। कंट्रोल फ्रीक सरकार का एक परम सीमा है जो 75 साल में आपने नहीं देखी, वो है। नंबर 3, इसका मतलब ये होता है कि वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी परसेंटेज हो, उसको कंट्रोल करने में प्रयत्नशील रहती है हमेशा। सफल हो नहीं कह सकता, आखिर संस्थाएं वही होती हैं जिनके अंदर ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सफलता मिलती है सत्तारूढ़ सरकार जिसका उद्देश्य ऐसा हो, नीति ऐसी हो, सोच ऐसी हो। इसलिए इंडिविजुअल स्तर पे निश्चित रूप से हनन हुआ है स्वतंत्रता, निष्पक्षता का। इसका मतलब नहीं है कि मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दूं कि पूरी न्यायपालिका की हालत ये, लेकिन डिग्री में जो 75 तक था उससे कहीं ज़्यादा बुरा है, जो 75 से 90 तक था उससे कहीं ज़्यादा बुरा है, जो 90 से 14 तक था उससे कहीं ज़्यादा गिरावट। तो गिरावट तो निश्चित रूप से, अगर आप डिग्री लें पुराने कोई भी स्तर पे। और सिंघवी साहब, अब इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प राउंड, रैपिड फायर राउंड। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, जितना छोटे हो सके। ओके, पहला सवाल अभिषेक मनु सिंघवी, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का सिंघवी साहब किसे मानते हैं? नेहरू।
बेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष अब तक का किसे मानते हैं? सोनिया गांधी। बेस्ट कानून मंत्री अब तक का किसे मानते हैं? दिनेश गोस्वामी। देश का सबसे बड़ा वकील किसे मानते हैं? पीछे भी जा सकते हैं, आगे नानी पालकी वाला। पलकी वाला। सबसे महंगा वकील कौन है? शांति भूषण। सबसे यादगार सीजेआई, चीफ जस्टिस, आपके हिसाब से? मेरे देखने में वेंकट चलैया। हमेशा के लिए पूछे वीके मुखर्जी और मेरे वक्त जिसको देखा है मैंने, वेंकट चलैया। और कोई जज जो यादगार हो सीजेआई के अलावा? बहुत। देश के टॉप 5 वकीलों की लिस्ट अगर आपको बनाने को कहा जाए, आप पुराने भी उठा सकते हैं और आज के भी, जो आपको पसंद हो, आपके हिसाब से सबसे आपके फेवरेट 5 वकील। देखिए, सब रैपिड फायर प्रश्न खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें आपको चॉइस करनी पड़ती है। इसका मतलब आप उन्हीं की बात कर रहे हो, ये बात सही नहीं है। और भी होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए मैं आपके धर्म को निभा रहा हूँ। पालकी वाला आएंगे, उसमें अशोक सेन आएंगे। मैं सिर्फ वकील की हैसियत से कह रहा हूँ, बाकी प्लस माइनस सबके होते हैं बहुत सारे। सीरवाय आएंगे। रैपिड फायर का समय निकल रहा है आपका। नहीं चलेगा, आप 3 तो ये नाम मैं मानूंगा। अब ये गलत होगा कहना, लेकिन मैं अपने फादर को भी उसमें ज्वाइन करना चाहूँगा उस लिस्ट में। और खुद को नहीं उस लिस्ट में रखेंगे? नहीं, कहाँ, आसपास भी नहीं उस लिस्ट में। ओके। कांग्रेस इस बार कितनी सीटें जीतेगी लोकसभा चुनाव में, सिंघवी जी? ये अनफेयर क्वेश्चन है। इंडिया अलायंस सफल होगी, ये आंसर है। ओके। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से बन सकते हैं, बिल्कुल संभावना है। इंडिया अलायंस के आंकड़े आने दीजिए। सिंघवी जी लोकसभा जाना पसंद करेंगे या राज्यसभा ठीक है? अब नहीं। अब नहीं? मेरे को आपको शायद मालूम नहीं है कि दिल्ली की सीट जब शिवराज पाटिल जी थे यहाँ के इंचार्ज, ऑफर भी हुई थी। ओके। अब उम्र ऐसी आ गई कि ज़्यादा शौक नहीं है। वकालत और राजनीति में चुनने को बोला जाए तो क्या चुनेंगे? मैं चाहूँगा कि चुनना नहीं पड़े, चुनना पड़े। लेकिन अगर फोर्स करें चुनने में तो वकालत। वकालत। परिवारवाद पर आपका क्या राय है? लोग कहते हैं कि परिवारवाद शब्द अपने आप में परिभाषित करना आवश्यक है ना, लेकिन मैं समझता हूँ ये फेक शब्द है। अगर आप चुनावित हैं, सपोज आप बार बार जोरबाग से चुनावित हो रहे हैं, बार बार 10 बार, तो बेमानी है। क्या मतलब हुआ परिवारवाद का उसमें? ओके। कुछ लोग तो आप पर भी आरोप लगा देते हैं कि क्योंकि आपके पिताजी वकील थे इसीलिए आप भी कामयाब हो गए, तो ये परिवारवाद हुआ। अब आप सोच, अपने आप निश्चय, बात बिल्कुल सही है। एक तरह से परिवार तो सेम है, पेशा भी सेम है। अगर ये परिभाषा आपकी परिवारवाद की है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो परिभाषा सही है कि नहीं, ये बात दूसरी है। ओके। लॉ में आप ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, संवैधानिक या फिर क्रिमिनल या फिर संवैधानिक? निश्चित रूप से संवैधानिक। जाति गणना पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए। एक वो ट्वीट आया था ना आपका, जिस पर बाद में डिलीट हो गया था, और आपने वो ट्वीट, मैंने ये भी स्पष्टीकरण किया कि किसी ने भेजा था, मेरे बिना हाँ किए वो लग गया था, इसलिए 10-15 मिनट के अंदर ट्वीट डिलीट हो गया था। लेकिन ये बात कि किसी ने भेजा था, मैं कोर्ट में था, मैंने उसको देखा नहीं और वो हो गया पोस्ट, ये बात किसी ने छापी नहीं। ओके। 370 हटाने पर आपकी क्या राय है कश्मीर से? 370 में मेरी राय ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो डन डीड्स होती हैं, उनके ऊपर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये समझना कि वो रिवर्स होगा एक अननेसेसरी डिबेट को रेस करने वाली बात है, एक अननेसेसरी, मतलब गया नहीं आएगा ना दोबारा आप। हाँ, आपने कैसे आपके प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, इस बहुत महत्व रखता है अभी। तो मुद्दों में भी आपको एक फर्क करना पड़ता है। करेक्ट। ओके। राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है? अब तो बन के तैयार हो गया है। राम मंदिर बना है संवैधानिक कानूनी तरीके से, बहुत 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 अच्छी बात है। राम मंदिर का राजनीतिक डिबेट एक फेक डिबेट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आवश्यकता क्यों है करने की। उसमें कोई राजनीति का डिबेट होना ही नहीं चाहिए।
मैं बिल्कुल रूप से, मेरा अभी भी प्रोग्राम, मेरे आज ही मैंने सुबह बात की अपनी वाइफ से कि मेरी जो वर्षगांठ है फरवरी में, मैं सोचता हूँ वहाँ जाके देख के आऊँ पूरा। तो मैं क्योंकि महीने भर बाद जा रहा हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ। आपको वास्तव में कह रहा हूँ, मेरा सबसे फेवरेट कलर भगवा है। भगवा कलर जो है हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में बहुत जौहर का एक द्योतक है। इसका मतलब है कि मैं भगवा कलर की मोनोपोली आपको दे दूंगा क्योंकि आप बीजेपी हैं। आप ऐसे राम भक्त मैं हैं? एक गौरवशाली हिंदू हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं वैसे जैन हूँ, हाँ। लेकिन मैं हिंदू जैन बोलता हूँ अपने आप को। तो मैं आपको दे दूँ मोनोपोली कि मैं अगर मैं जाता हूँ मंदिर तो मैं ज़रा झिझक के देखूँ आगे पीछे कि भाई अरे यार मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं कहीं बीजेपी की बात तो नहीं मान रहा हूँ। किस प्रकार का डिबेट है ये? मैं समझता हूँ कि सर्वधर्म समभाव या धर्मनिरपेक्षता, वो डिबेट और उसकी एक न्यूआंस एक अलग डिबेट है। पर वो अगर उसमें आप अच्छी तरह से सब चीज़ों को देखें तो उसमें क्या आपत्ति है? बीजेपी कहती है हमने बनवाया है मंदिर, इसीलिए श्रेय हमें मिलना चाहिए, इन्होंने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। इसका एक ही उत्तर है, उच्चतम न्यायालय ने बनवाया है। बड़ा सरल संवैधानिक उत्तर है। पर कमलनाथ जी कहते हैं ताले राजीव जी ने खुलवाए थे। मैं आपको अंतिम बात बोल रहा हूँ, ताले निश्चित रूप से राजीव जी ने खुलवाए थे। हाँ। लेकिन उसका मतलब नहीं कि राजीव जी कह रहे उन्होंने बनवाया था, उन्होंने तो नहीं कहा कभी भी। वही आंसर है जो बीजेपी के बारे में आंसर है। अंततोगत्वा आज एक संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा ये बना है, हमको उस पर हर्षित होना चाहिए और उसको एक इंक्लूसिव रूप से देखना चाहिए। ये फिंगर पॉइंट करके तेरे देखो मंदिर आया है और तूने ये किया, मैंने ये किया, आपने विरोध किया था, भगवान की वो बोलते हैं आपने अवमानना विरोध है। किया था, राम आपने कहा के- था राम तो काल्पनिक राम के है। हर आदर्श का ये एक घिनौना विकृतिकरण है। वो ये भी कहते हैं कि सिब्बल साहब तो कोर्ट में अपीयर हो गए थे उसका विरोध करने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका कुछ राय है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आदर्श है जो निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन में जो कि अभी अवतरित नहीं है, कंसेंसस में। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पिल नहीं है जो मैं आपके गले में डाल के मुंह बंद करके पानी ऊपर से डाल दूँ। हिंदू राष्ट्र और इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसको कभी बताया नहीं गया। हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में अगर हो तो मैंने तो 40 साल बता दिए प्रैक्टिस करते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं ना, संघ कहता है हिंदू राष्ट्र है। मैं पूरी शिक्षित होने के लिए तैयार हूँ। आपको अगर गर्व है कि आप पाकिस्तान जैसे कहें कि मैं एक इस्लामिक देश हूँ तो कहिए। आपको गर्व है कि आप किसी और देश सऊदी अरेबिया जैसे कहें अपने आप को तो कहिए। हमारे 75 साल की जो जिसको आप कहते हैं अमृतकाल, उसकी जो संवैधानिक इतिहास है उसको नष्ट करिए। देशद्रोह, उस पर आपने खुलकर कई बार कहा है कि सेडिशन जो है ये नहीं होना चाहिए। देशद्रोह नहीं होना चाहिए, मैंने कहा उसको छोड़िए आप। उच्चतम न्यायालय में 3 हियरिंग्स में लॉ ऑफिसर्स का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है दैट गवर्नमेंट विल हैव अ रीलुक। रिकॉर्डेड है, एक बार नहीं 3 बार। उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको आंतरिक रूप से स्थगित किया गया इस आधार पे, इस स्टेटमेंट के आधार पे। अब आपकी एलिस इन वंडरलैंड की डिक्शनरी में रीलुक का मतलब होता है कि हम वापस उसको पुनर्जन्म देंगे ज़्यादा एक ड्रैकोनियन तरीके से, या मेरी डिक्शनरी में होता है उसका रीलुक का मतलब कि उसको हटाएंगे। ये आप निर्णित कर लीजिए। उन्होंने क्या किया, ऐसे 3 स्टेटमेंट्स के बाद 2 साल निकाले, लॉ कमीशन को पहले लगाया। लॉ कमीशन की जिस दिन रिपोर्ट आई कहा कि हमको तो कुछ पता नहीं है, तो लॉ कमीशन तो एक स्वतंत्र बॉडी है, उसने दी रिपोर्ट। उसके 1 साल बाद 3 संहिताओं में ले आए वापस। तो ये रीलुक का मतलब होता है। आरएसएस संघ के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे याद है एक बार आपने संघ अपना बैन काम- आरएसएस एक चला था, आपने कहा था कोई बैन वैन नहीं होना चाहिए आरएसएस। देखिए, बैन जैसी चीज़ एक्सट्रीम कुछ चीज़ हो, अगर आप मार काट करने में उतर आओ, आप कुछ ऐसा द्वंद्व करो, तो बैन होना बिल्कुल संभव है। लेकिन बैन से सिंपैथी देता हूँ मैं आपको मार्टर बनाता हूँ बिना वजह। बैन से मैं आपको एक अलौकिक स्टेटस देता हूँ जिस स्टेटस को आप डिज़र्व नहीं करते हो। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग लोग इस देश में अलग अलग काम करते हैं। आरएसएस बहुत सारे अच्छे काम भी करता होगा। आरएसएस के विरोध किस आधार पे है? आप ये नहीं कहो बार बार कि हम सिर्फ इतना करते हैं, हम तो सिर्फ घास उगाते हैं, हम तो सिर्फ ये बिल्डिंग बनाते हैं, और पूरे देश की राजनीति को साथ साथ नियंत्रित भी करो, कंट्रोल भी करो। कम से कम स्पष्ट तो हो, Okay. कम से कम नॉन हिपोक्रिटिकल तो हो, कम से कम साफ तो बोलो। ओके। सिंघवी साहब एक केस की कितनी फीस लेते हैं? मेरे बिल्स में लिखा है। मैं ये बात ज़रूर बता दूं आपको कि देश का सबसे हाईएस्ट इनकम टैक्स पे कर रहा हूं मैं कई दशकों से।
कई वर्षों से नहीं, कई दशकों से। तो उससे ये मान लें कि आप हाईएस्ट पेड लॉयर भी हैं। कोई ऐसी मानने की बात नहीं, मैं ये बिल्कुल गलत धारणा होगी। पर अच्छा ओके, मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा। लोग कहते हैं कि अब ये वकीलों की एक एक पेशी की जो फीस है, बड़े वकीलों की, वो करोड़ों में पहुंच गई है। क्या ऐसा है? सिर्फ कहीं से नहीं बात है। एक पेशी की फीस ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा, सुनने में और ज़्यादा होती है। वो एक कैटेगरी में होती है, आउट स्टेशन फिजिकल। अगर हम दिल्ली छोड़ के फिजिकली कहीं जाते कहीं हैं जा रहे हैं लोग, तो आप दिल्ली में 10-15 केस छोड़ देते हैं, 5-7 केस। ओके, तो वो नुकसान जो होता है वो फिर भरपाई करनी पड़ती है। बहुत बड़े आंकड़ों में होता है, मैं आंकड़े नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो फीस आप लोग हर दिन ले रहे हो, दिल्ली में ले रहे हो, हर एक केस में ले रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। कौन देने वाला मूर्ख नहीं होता है, मैं बता दूं आपको। हाँ। जो देने वाला होता है, अगर वो 100 रुपये देता है तो पहले कैलकुलेट करता है कि उसको 10,000 या 1 लाख का फ़ायदा है, राइट, तब देगा आपको 100 रुपये। राइट। ये समझना कि वो घास खाता है और मूर्ख है, गलत धारणा है। सही बात। देश में बेस्ट वक्ता आप किसे मानते हैं? सबसे अच्छा भाषण देने वाला आज? मैंने आपको नाम बताया कि राजनीतिक एक ओवरऑल रूप से प्रकाश पीर शास्त्री, जो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, वाजपेयी जी, मेरे पिताश्री। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी। पिताजी तो मेरे अंग्रेजी में ही बोल सकते थे। राजनीतिक रूप से लोगों को एकदम उकसाने के हिसाब से, बहुत हद तक प्रज्वलित करने के हिसाब से बहुत प्रभावशाली वक्ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रधानमंत्री जी। हाँ, हिंदी में। और इंग्लिश में? इंग्लिश के कौन से हैं? आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, फिर चिदम्बरम जी का नाम आता है, चिदम्बरम जी बहुत अच्छा बोलते हैं। शशि थरूर, उनकी थरूर अंग्रेजी तो जी नेक्स्ट तो लेवल है। जो लोग समझ लें उनको तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है, आप इतना अच्छा बोलते हैं, और आप तो इतने ऐसे बड़े बड़े शब्द वहाँ कोर्ट हियरिंग्स में यूज़ भी करते हैं, बल्कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे यूज़ करते हैं कि लोग फ़ौरन गूगल करने लगते हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे अच्छी इंग्लिश किसकी है आपके हिसाब से? शशि थरूर जैसे लोग कहते हैं, या नहीं, शशि थरूर की बहुत सशक्त इंग्लिश है। इंग्लिश देखिए, हम सब लोगों की कामकाज की भाषा है, तो हम लोग उसमें सब हर दिन इस्तेमाल करते हैं। और कानून की भाषा एक अलग होती है, राजनीतिक शैली अलग अलग होती है, ओके, और प्रादेशिक भाषाएं भी हैं। कई लोग तमिल बहुत अच्छा बोलते हैं। राइट। बेस्ट पॉलिटिकल माइंड सिंघवी जी के हिसाब से कौन है देश में? जैसे अहमद पटेल जी, आपके वो तो पहले अच्छे रिश्ते थे ही। आपने सही नाम दिया। अहमद पटेल मतलब बेस्ट पॉलिटिकल माइंडिंग का बहुत एक तीव्र पॉलिटिकल माइंड है। कई लोग हैं, खरगे साहब का बहुत तीव्र पॉलिटिकल माइंड है, 9 बार का उनका अनुभव है, तो ऐसा नहीं होता है कि वैसे ही अनुभव हो जाए। नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे सिंघवी जी? एक बहुत तीव्र पॉलिटिकल माइंड में मानता हूँ वाजपेयी जी का, आपके पिछले प्रश्न। ओह, ओके। हाँ, बताइए क्या? नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? बहुत एवरेज कहूँगा मैं। एवरेज। अमित कई शाह? अच्छी चीज़ें हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें। अमित शाह? अच्छा काम नहीं किया एक भी, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए देश में। गृह मंत्री अमित शाह? वही सेम Same? सरकार से एक अभिन्न अंग की बात कर रहा हूँ, तो एवरेज मार्क्स दूंगा। और कानून मंत्री? करंट कानून मंत्री? करंट कानून मंत्री। तो कुछ किया नहीं जिसके बारे में मैं टिप्पणी करूँ। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा सिंघवी जी। हाँ। जो पहला शब्द या वाक्य आपके जहन में आता है, आपको वो बताना है। अरे खतरनाक आपका रैपिड फायर है। मैं तैयार नहीं हूँ उसके लिए बिल्कुल भी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन बताइए आप। ऑलराइट। राहुल गांधी? बड़े स्पष्ट, पारदर्शी, अत्यंत एक्सट्रीम सिंसियर व्यक्ति। सिंसियर। प्रियंका गांधी? एक बहुत ओज और तेज से प्रज्वलित, कहीं भी, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहली बार 2001 की बात कर रहा हूँ। वो कहीं भी जाएं, किसी कमरे में घुसें, तो वो उसको स्वाभाविक रूप से डोमिनेट करेगी। ओह, सोनिया गांधी? बहुत सौम्य, समझदार, बैलेंस्ड व्यक्ति। सबसे बड़ा उनका फीचर है बैलेंस। मल्लिकार्जुन खड़गे? अनुभव। राजीव गांधी? डिसेंसी। इंदिरा गांधी? डिसेंसी एंड जेंटलमैनलीनेस, राजीव गांधी। ओह, इंदिरा गांधी? देखिए, इंदिरा गांधी से पर्सनल मेरा निजी कम मतलब हार्डली औपचारिक रूप से एक बार एज अ टीनेजर मिला हूँ मैं शब्द जो उनका आएगा, शक्तिशाली। शक्तिशाली। नेहरू जी? मैग्नेनिमिटी। ओह। हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा आप तो फैन भी हैं नेहरू जी के? मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी।
कपिल सिब्बल, एबिलिटी एंड एनर्जी, अरविंद केजरीवाल, आर्म टच, उद्धव ठाकरे, सरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, अखिलेश यादव, बहुत मिलनसार, ऊर्जा वाले, नीतीश कुमार, जो हो सकता है कि एनडीए में चले जाएं वापस, खूब चर्चा चल रही है, अत्यंत अनुभवी अनुभवी, तेजस्वी यादव, युवा शक्ति के द्योतक, ममता बनर्जी, राजनीतिक पल्स की कंट्रोल करने की मास्टर, आपको राज्यसभा को एक सेकंड में समझ सके। आपको राज्यसभा भेजने में ममता जी ने हेल्प किया था शायद, सपोर्ट से आप गए निश्चित थे। रूप से, Right. निश्चित रूप से। शरद पवार, राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट नंबर 1, असदुद्दीन ओवैसी, राजनीतिक मुखौटा एक, व्यक्ति विशेष दूसरे। वो मेरे डेलीगेशन में मेंबर रहे, अच्छे से जानता हूँ उनको। जो राजनीतिक दिखता है आपको, अंदर से है डिफरेंट नहीं। है। बीजेपी की बी टीम कहते हैं आप तो उन्हें। राजनीतिक तो बहुत सारी चीज़ें। हाँ, अच्छा, अलग से, क्योंकि आप राजस्थान से हैं तो मैं ज़रूर पूछूंगा, वसुंधरा राजे, जिद्दी, अशोक गहलोत, ग्रास रूट्स, जादूगर, जादूगर, ग्रासरूट्स, सचिन पायलट, डायनेमिक। झगड़े नहीं हरवा दिया ना वैसे, आपको लगता है इस बार जो नहीं, ऐसा हाँ, एक कोई ऐसा कारण नहीं। ओके। शिवराज सिंह चौहान, सबके भैया, कमलनाथ, अत्यंत अनुभवी, भूपेश बघेल, जिनके बारे में कहा जा रहा था इस बार जीत ही जाएंगे, हार गए, स्टैब्लिश राजनीति के कहूँगा, मतलब बहुत कंज्यूमेट पॉलिटिशियन, समझते हैं पूरे ग्रास रूट्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जावान व्यक्तित्व। आपको दुख नहीं हुआ छोड़ के चले गए? बहुत दुख कैसे नहीं हुआ? और वो नहीं, सारे ही छोड़ के चले गए। नहीं, सारे राहुल के कोर ग्रुप के मिलिंद देवड़ा चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, सचिन पायलट भी जाने वाले थे, जाते जाते रह गए। देखिए, हर व्यक्ति को या आपको उनसे पूछना चाहिए, हर व्यक्ति पर का आपके कारण लिए होता है, आपके हर लिए व्यक्ति का रीजन होता दुख की बात थी है। ये। हाँ, मैं निजी रूप से भी जानता हूँ, और वैसे भी दुख की बात नहीं होना तो बिल्कुल गलत होगा। क्या वो कपिल सिब्बल चले गए, फिर गुलाम नबी आज़ाद चले गए, आप इतना क्लोजली इन सब के साथ काम किया। मैं इसीलिए वो पहले वाला सवाल पूछ रहा था कि कांग्रेस पार्टी में मतलब इनको लगा शायद कि हमारा भविष्य नहीं है। देखिए, इनमें से किसी को भी भेजा नहीं गया, निकाला नहीं गया, निलंबित नहीं किया गया। अब चले गए तो ज़्यादा तो ओनस उन पे होता है ना, हमारे पे तो नहीं होगा ना। आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत बहादुरी से इन मुश्किल सवालों के जवाब दिए हैं। सिंघवी जी, मुझे बहुत मज़ा आया। विदाउट वार्निंग है, मेरे को भी आपने इंटरव्यू में बताया कि इस तरह की रैपिड फायर होगी। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ये चाय वाला इंटरव्यू करने में। थैंक यू सो मच।